सर ने विस्तृत विवरण दे दिया, और लेकिन हम महाराष्ट्र का एक पार्ट होने के बावजूद हमारी इतनी अच्छी मराठी नहीं है जितनी सर आपकी है और आपके साथ में जितने भी सहपाठी की है। लेकिन हमारे लिए सभी के लिए कंफर्टेबल हिंदी रहेगी। मैं वहां से आपके साथ में शुरुआत करता हूँ। आपके कोल्हापुर में और हमारे अमरावती में एक चीज कॉमन है, हमारी देवत कुल माता। आपके हमारे यहाँ पे अंबा देवी एकवीरा माता है, और वहां पे भी माता जी है। तो उनको सबसे पहले प्रणाम करते हुए मैं आगे का आपका सेशन शुरू करता हूँ। सभी जन यहाँ पे हमारे साथ में अभी जो जुड़े हैं, 35 से 36 लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। आगे जुड़ेंगे कम होंगे उसके ऊपर बात नहीं करते। यहाँ पे सभी के मन में एक भावना होगी कि भाई एक ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे सेक्शंस बोलेगा, बहुत सारी चीजें बताएगा, फिर प्रेजेंटेशन देगा, वो प्रेजेंटेशन पूरा इंग्लिश में रहेगा। मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूं। मैं आपसे सिर्फ बात करने वाला हूँ। और आपसे भी बात करना यानी कि दो तरह की चीजें रहती, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए। हम दोनों संवाद साधेंगे। संवाद के अंदर जितने भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, और मेरे तरफ से जो मुझे इनपुट देना है, हम वो सभी चीजें सॉल्व करेंगे। मैंने ये पूरा जो पार्ट है सिर्फ ऑडिट से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड नहीं रखा है। जनरल इसके अंदर जो हमारे पास में ग्रांट आती है या बाकी जो चीजें होती है उसकी भी अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद हम एक ही किताब से सब पढ़ते हैं, चाहे वो कोल्हापुर में जाकर सीए है, या हम अमरावती में बैठे हैं, या कोई कोई मान के चलते आसाम में बैठे हैं। हमारे लिए सबकी किताब एक ही रहती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमारी एक ही है, इसके कोई कॉलेजेस नहीं है। तो सबसे पहले हम कंपनी फॉर्मेशन को लेकर एक डेट, जो डेट का महत्व रहता है, उस डेट के महत्व के लिए बात करते हैं। अभी यहाँ पे जितने मैक्सिमम लोग जुड़े होंगे, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल रामेटी जो हमारे साथ में कोल्हापुर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हम अभी ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के तबके से या यहाँ पे कोई ऑफिसर के तबके पे, हम एक जनरल फिनोमिना पे बात कर रहे हैं, ताकि हम जनरली सभी चीजें समझ सके। अभी आपकी कंपनी फॉर्म, और सर ने जो सर ने बताया है कि डिफरेंस बिटवीन द कोऑपरेटिव सोसाइटी और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में क्या है, हम उसके ऊपर भी आखिर में आते हैं। तो सबसे पहले डेट, यहाँ पे मेरे हिसाब से आप सभी जन अपना जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पेन पेपर या कुछ नोट करने के लिए आपके पास में रख लीजिए, ताकि आपके पास में जो मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा वो आपको एक ही पेज में, ज्यादा से ज्यादा एक अपना जो स्कूल का पेज होता है A4 साइज का, इतने ही पेज में आपके पूरे नोट्स हो जाएंगे। और वो नोट्स आपके कंपनी को पेनल्टी से 10,000, 20,000, 25,000, लाख रुपए के पेनल्टी से आपको बचा लेंगे। इनकम टैक्स बचाएंगे, जीएसटी नंबर निकालना है नहीं निकालना है, हम उसका डिस्कशन, हम ये पूरे सेशन के अंदर वो पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी शुरू करते हैं। कंपनी फॉर्मेशन की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जितने जुड़े हैं, यहाँ पे सिर्फ मुझे उनके लोगोज और थोड़े से नाम दिख रहे हैं। वो जो जो बोलना चाहते हैं वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यहाँ पे अपनी सभी की मैक्सिमम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म्ड होगी, ऐसा मैं मानता हूं। अब ये कंपनी की जो डेट है, मैं पहले वो ये पूरा विषय ले लेता हूं और फिर आपके साथ में इसके ऊपर आता हूं। अब कंपनी फॉर्मेशन की डेट का क्या इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूं। मान के चलते हैं अपनी कंपनी जो है, जो आपने कंपनी आपकी जो बनाई है, वो आपकी कंपनी बनाई है अपने 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2020 को। मैं स्पेसिफिक डेट बोल रहा हूं, 31 दिसंबर, 28 भी छोड़िए, और एक स्पेसिफिक डेट लेते हैं। हमने कंपनी हमारी बनाई 31 दिसंबर 2020 को। अपने पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप सभी के पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट आई, वो आई है 31 दिसंबर 2020, 2020। इन इस ये जो डेट है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31, हमारा जो आर्थिक वर्ष है, सभी को अगर पता होगा, जो हमारा आर्थिक वर्ष जो रहता है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी अभी ये जो साल है हमारा, ये इसके लिए हमारी डेट क्या रहेगी, 1 अप्रैल 2020 से 31 3 2021, यानी ये हमारी डेट रहेगी। अब मैं ये बोलता हूं, हमारा आर्थिक वर्ष सभी को मालूम ही होगा, फिर भी मैं कुछ चीजें हो सकता है मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन एक आधा भी इसमें अगर कोई लाभ ही रहा तो उसको हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरा आर्थिक वर्ष है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं हमारे इंग्लिश टर्म्स में। और किसी ने 31 दिसंबर को कंपनी बना लिया।
31 दिसंबर तक, यानी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक जिस भी सज्जन ने कंपनी अपनी फॉर्म कर ली है, उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपना सेंटेंस। जिस भी डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स ने, जिसने भी अपनी जो कंपनी की डेट है, वो अगर आपकी 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक अगर फॉर्म हो गई है, तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। भले ही उसमें आपने 1 रुपए का काम किया हो, 10,000 का किया हो, लाख रुपए का किया हो, 1 कोटि का किया हो, आपको सभी को ऑडिट करवाना कंपलसरी है। दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं हम मान के चलते हैं 31 दिसंबर हो गया, नया साल हमने मना लिया। अब आप सोच रहे होंगे नए साल में और पुराने साल में क्या फर्क है, उधर भी कोरोना था सर, यहाँ पे भी कोरोना है। होप सो, होप हमारे साथ में, सभी के साथ में है। तो हमने 31 तारीख को अगर कंपनी बना ली, तो एक तो मैंने आपको कंपलसरी बोल दिया कि 1 अप्रैल से अगर 31 तारीख के बीच में अगर आपकी कंपनी बनती है, 31 दिसंबर तक अगर आपकी कंपनी बनती है, तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। कंपलसरी, आपको करवाना ही पड़ेगा, पहला चीज। अब हम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट आगे चलते हैं, या एक दिन, अब आप एक दिन आगे चलते हैं। 31 दिसंबर को आपको कंपनी बनाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बनी, और आपकी कंपनी 1 जनवरी को बनी। 1 जनवरी को आपकी कंपनी फॉर्म हुई। नया साल 2021 में आपकी कंपनी बनी, 1 जनवरी 2021। पहली कहां बनी थी? 31 दिसंबर 2020 को। तो उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी हो गया। अब अपनी कंपनी जो बनी, वो कंपनी बनी 1 जनवरी 2021 को। सबको मेरा वॉइस एकदम ऑडिबल होगा? होप सो ऑडिबल है, कोई इशू नहीं। अब अपनी कंपनी बनी 1 जनवरी 2021 को। अब अपनी 2021 को कंपनी बनने के बाद अब अपने पास में 3 महीने रहते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि मार्च में तो आपको ऑडिट करवाना ही है। जो कंपनी आपकी 31 दिसंबर को भी बनी है, उसका भी ऑडिट आपको 31 मार्च के बाद में ही करवाना है। अब अपनी कंपनी बनी है 1 जनवरी या 2 जनवरी या 3 जनवरी, यानी जनवरी महीने में अपनी कंपनी बनी। तो ये जो भी जन्म तारीख वो कंपनी की, जिस जन्म तारीख है ना, जन्म दाखिले के ऊपर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर अगर आपकी डेट जनवरी महीने की है या जनवरी से बाद की है, उसको ऑडिट करवाना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ऑप्शनल यानी आप चाहे तो करवाइए, आप चाहे तो ना करवाइए, ऑप्शनल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में जो भी कंपनी बनेगी, 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में जो भी कंपनी बनेगी, इसको ऑडिट करवाना ऑप्शनल है। वो कंपनी के डायरेक्टर चाहे तो ऑडिट करवाए, वो कंपनी के डायरेक्टर चाहे तो ऑडिट ना करवाए, क्योंकि कंपनी कायदे में यह दिया हुआ है कि पहला ऑडिट आप 15 महीने का कर सकते हो। ये 3 महीने और नए साल के 12 महीने, यानी कि जो जनवरी में कंपनी बनेगी, उसका ऑडिट आपको अप्रैल 2022 तक आप कर सकते हो। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा, मेरे पेस में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं। हम पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम डायरेक्ट इंटरेक्शन शुरू किए। मैं क्या प्राणी हूं, क्या करता हूं, नहीं करता हूं, हमने सब वो चीजें शुरू कर दी। ये फॉर्मेलिटी है, बाद में आ जाएगी। ये फॉर्मेलिटी है। मैं सीईओ नहीं हूं, अगर मेरा मेरा पूरा डिटेल आउट भी आप कर बता दो और मैं बोल ही नहीं सक रहा हूं, आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सक रहा हूं, वो डिग्री काम की नहीं है। पहले एक्सप्लेन कर देता हूं तो फिर मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, ये पर्सन काम का है, और प्रिंसिपल साहब रामेटी जो कोल्हापुर ने जिन्होंने लाया है इसको, तो वो सही इंसान है, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपके पास में दो ऑप्शन पे मैंने बताया कि अगर दिसंबर के पहले अगर कंपनी बन गई तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। 1 जनवरी या के बाद में, या 31 मार्च के पहले अगर आपके, अब मान के चलते आपकी कंपनी 30 मार्च को बन गई, तो भी आपको एक दिन का ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ऑडिट करवाना है तो करवाइए, नहीं करवाना है तो मत करवाइए। डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी के सीईओ को लेना है। यहां पे इस भाग में कोई किसी को भी क्वेश्चन है समझने के लिए? क्योंकि बहुत सारी अभी स्मार्ट प्रोजेक्ट के लिए जो कंपनीज अभी बन रही है, आपके तरफ भी बनी होगी और हमारे तरफ भी बन रही है, वो मैक्सिमम मैक्सिमम अभी दिसंबर तक बनी, क्योंकि स्मार्ट की योजना 31 दिसंबर थी। कुछ कंपनी अभी जनवरी में बन रही है, क्योंकि हमारे इधर दूसरे भी कुछ प्रोजेक्ट्स है, नानाजी देशमुख पोखरा प्रकल्प वगैरह, तो इसके ऊपर जनवरी में भी बन रही है। तो किसी को भी डेट में या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है।
हम इसके लिए रुक रुक कर चलेंगे। एक चीज समझा दिया आपने, समझ ली, फिर दूसरे पार्ट पे आएंगे। मैं चाहूंगा आप मराठी में क्वेश्चन पूछे ताकि आपके साथ में मेरी भी मराठी अच्छे से इंप्रूव हो जाए। हॅलो. हॅलो सर. हाँ सर. सर मी पहिल्या 3 महिन्याचं ऑडिट करून घेऊ शकतो ना? हो सर, म्हणजे आपली जनवरीला कंपनी जर एस्टॅब्लिश झालेली आहे, स्थापन झालेलं आहे. येस, स्थापन येस. हां. स्थापन स्थापन झालेली आहे, तर आपण बरोबर. 3 महिन्याचं ऑडिट करू शकतात. आपण 3 दिवसाचा सुद्धा ऑडिट करू शकतात. अच्छा, समजा ओके. आपली म्हणजे ऑप्शनल. कंपनी ऑप्शनल आहे सर. मी हेच डिपेंड ऑन म्हणतो डायरेक्टर ऑप्शनल, डायरेक्टर बॉडी. डिपेंड ऑन डायरेक्टर डिसिजन. डिपेंडिंग अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, ओके, ओके. आता 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 मी याच्यामध्ये ब्रेकअप करतो. आता हं. आपली स्मार्टची योजना आहे. हां. आपण मिक्स करू ना सर्व. ठीक आहे, स्मार्टची बरोबर. योजना म्हणते की आपल्याला 1 वर्षाचं ऑडिट करणं कंपल्सरी आहे, गरजेचं आहे. ओके. आता त्या योजनेसाठी आपल्याला ऑडिट पाहिजे. हं. आता काही कंपनी माझ्या मार्चमध्ये फॉर्म होणार. ओके, बरोबर. माझ्याकडे अजून काही कंपन्या आहेत, ती मार्चमध्ये फॉर्म होणार. समजा ते कंपन्या 15 मार्च पर्यंत ते फॉर्मेशन होणार. हं. 17 किंवा 18 मार्च पर्यंत त्यांचा बँक अकाउंट उघडीस होणार. ओके. 1 आठवड्याचा मला ऑडिट करून द्यायचं आहे. 1 आठवड्याचं मला त्यांना ऑडिट करून द्यायचं आहे. आता ती योजना म्हणते त्याच्यामध्ये 5 लाख म्हणजे 5 लाखाचा टर्नओव्हर पाहिजे. आता ते 8 दिवसामध्ये ते कसं 5 लाखाचा टर्नओव्हर करणार, हे मला त्यांना कन्सल्टन्सी करायची आहे. म्हणजे काही काही योजनासाठी आपल्याला ऑडिट करायचं आहे, नहीं करायचं आहे, हे कशावर आपण सर किसके ऊपर बेस लेंगे, तो आपको किस योजना में जाना है क्या, वो लीजिए. ऑडिट करवा लिया, तो नुकसान क्या-क्या है या फायदा क्या है आपके हिसाब से? नुकसान क्या है? हम ये ऑप्शनल और नहीं ऑप्शनल अगर हम ये बात हं, कर हं, रहे हैं, हं, हं. तो अपने मान के चलते हम ऑप्शन ही नहीं, हमने ऑडिट करवा लिया, तो नुकसान क्या जाएगा? नुकसान तो कुछ नहीं. वो फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो मेरे सामने आ जाएगा मेरा. वो तो नहीं, अच्छी वो तो बात सर है. आपके पास नहीं है. अच्छी नुकसान बात है एक ना. ही है, हम्म. नुकसान एक ही है. सीए को फीस देना है. अच्छा, ओके. चार्टर्ड को कंपनी सेक्रेटरी को आरओसी के ऊपर डेटा चढ़ाना है. अगर उसको फी हम देना. अगर हम इसको अगर नुकसान, मैं मजाक के तौर पर नुकसान बोल रहा हूँ, हाँ, हाँ, सीरियसली बराबर. मत हाँ. लीजिएगा. हम्म. अगर मान के चलते हैं कि ये जो फीस वगैरह है, हमने हमारे तरफ एक पैकेज बना के रखा है, जो अच्छा. आरओसी और ऑडिट और बाकी जो सब सारी जो चीजें होती है, तो हम इनको बोल दिया कि सर आप पूरे साल का जो रहता है, जो भी कंपनी बराबर. जनवरी के बाद में बनती है, हमने उनको एक हम्म. पैकेज बोल दिया कि सर ये एक्स पैकेज के अंदर हम कर देंगे. हमको भी मालूम है वो 3 महीने के अंदर या 3 दिन के अंदर उनका कोई टर्नओवर होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला. तो मिनिमम राइट. मिनिमम क्राइटेरिया के हमने वो काम कर लिया. तो पहली चीज, लेकिन एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी सर ने मुझे यहाँ पे अगर बुलाया है, तो मुझे आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी है. आपको दोनों भी चीजों के बीच में का डिफरेंस बताना है, करना है, ओके. लेकिन मिनिमम मिनिमम अगर सीए फीस चार्ज भी करता है, तो 5,000 रुपए के तो नीचे कोई चार्ज करेगा नहीं. फिर भी 5,000 का हम क्यों खर्चा करें अगर हमें काम ही नहीं है? हो सकता है ना, 100 200 300 कंपनी होगी हम अपने पूरे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में. अगर 25 कंपनी भी डिसाइड करते हैं नहीं करना है, और उनको कायदा, कंपनी कायदा ये छूट देता है, उस कायदे का उन्होंने बेनिफिट लेना चाहिए. और किसी को ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिए. हम नेक्स्ट स्टेप पे फिर चलते हैं. हम मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा वो स्कूल वाला है. अभी मैं खुद को, भले ही मेरे सामने प्रिंसिपल सर बैठे हैं, लेकिन अभी खुद को मैं टीचर मानता हूँ और आपको स्टूडेंट अच्छा. मानता हूँ. सर मेरा ये सवाल है कि ये जाके हम आगे ये 12 मंथ का और ये 3 महीने 15 मंथ का मैं ऑडिट में कंटिन्यू कर सकते हैं ना? यस सर. अगर अभी नहीं करवाया आपने, अच्छा. अभी अगर मान के चलते भी मार्च महीने में आपकी कंपनी फॉर्म हुई और आपने नहीं करवाया ऑडिट, आपने यस. ऑप्शनल ले लिया, तो आपको 12+1 13 महीने का ऑडिट करवाना पड़ेगा. मार्च महीने अच्छा. का, ओके. यानी जितना जहां मन. से कंपनी स्टार्ट हुई, हम्म. खत्म होगा 31 मार्च हम्म. 2000 22. 2022 22 को. 22 को. तो ये हो हम्म. गए अपने 12+1 13 महीने. 13 महीने 13 का महीने. ऑडिट आप अप्रैल महीने में करवा लीजिए. ओके. थैंक यू. ठीक. और यस किसी को सर. कोई क्वेश्चन डेट्स को लेकर? ठीक है. अब दूसरी डेट पे आते हैं. दूसरी डेट है हमारे कंपनी के ऑडिट. कोई मोटा मोटी बता सकेगा कि कंपनी की ऑडिट डेट क्या है? क्योंकि अभी कंपनी सेक्रेटरी जो सीएस सर है, मेरे पहले उनका लेक्चर होके गया है.
मैंने टाइम टेबल पढ़ा था, मेरे पहले सीएस सर का लेक्चर था। तो कंपनी के ऑडिट की डेट क्या है? 31 अक्टूबर आना थर्टी चाहिए। फर्स्ट अक्टूबर आपको ऑडिट कब करवाना है? 31 अक्टूबर को करवाना है, सितंबर में करवाना है, दिसंबर में करवाना है? कोई भी बोल सकता है यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी अनम्यूट करके बात करे। यस। विशाल सर, मैं ऐसा क्लासरूम में नहीं बोलूंगा, जो बैग पीछे जो बच्चा बैठा है उसे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे हम सब सामने हैं। हम्म। क्वेश्चन जब तक हम समझेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वो फिट नहीं होगी चीज। विशाल सर का नाम लिया, विशाल सर तो नाराज होकर छोड़कर चले गए। कंपनी की ऑडिट की जो डेट है वो अक्टूबर, पहले तो 30 सितंबर है, सितंबर तक अपने को ऑडिट करवा लेने हैं। कभी कभी वो गवर्नमेंट, जैसे अभी कोविड पीरियड था तो उसको बढ़ाकर अक्टूबर किया, फिर नवंबर किया, दिसंबर किया, जनवरी किया, फरवरी किया। तो अभी फरवरी 15 तक हमारे ऑडिट चले, फरवरी 15 तक हमारे ऑडिट चले। मैंने आपसे पूछा आप कब तक ऑडिट करवाएंगे? तो सर कंपनी कंपनी एक्ट डिक्लेयर करेगा ना डेट, वो डेट हम ये करेंगे ना, वो डेट रखेंगे ना, जी। उसके पहले ऑडिट तो करके लेंगे। हाँ, तो हाँ, ये लास्ट सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पकड़कर चलता हूं, मुझे ये सुनना था। हम्म। देखिए, कंपनी कायदा या इनकम टैक्स एक्ट या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेट देती है जिसको हम बोलते हैं एंड डेट, डेडलाइन। डेडलाइन हम यूज करते हैं ना, हम्म। यहां तक आप काम कर लीजिए। ओके, यस। हम सभी इंडियन, सभी भाई बंधु हैं, हम साथ में बैठे हुए। लास्ट हम डेट हम लास्ट डेट, एंड डेट, डेडलाइन तक वहां पे ऑडिट रुके रहते हैं। और डेडलाइन के ऊपर आने के बाद में वो गट्ठा उठाकर सीए के मत्थे दे देते हैं, देंगे। जा करो। तथास्तु, तथास्तु। आप यानी सर, फिर तो सीए जो है वो चैंपियन है, 2 हाथ 12, 2 आंखें 12 हाथ हो जाते हैं और वो सब काम कर लेगा, ऐसी सबकी धारणा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो नहीं नहीं, ऐसी सबकी धारणा, मैं आपकी नहीं, सबकी धारणा है। सकता। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए, आपका किसी ऑडिट मेरे पास में नहीं है, लेकिन मेरे किसी भाई के पास में आपका ऑडिट होगा, क्योंकि मेरे भाई के सिवा या बहन के सिवा आपके कोई दूसरा ऑडिट तो कर नहीं सकता। क्यों? ठीक है, मेरा सीए के सिवा तो कोई नहीं कर सकेगा ना सर। भाई भाई, हाँ, ओके ओके। तो मेरा प्रोफेशनल ब्रदर या प्रोफेशनल सिस्टर और ये सीए। सीएस, बाकी कोई ऑडिट नहीं करेगा। ओके, ठीक है। जी, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, आपका साल जो है ना वो 31 मार्च को खत्म हो गया। बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी आपकी सब चीजें रहती है, वो ज्यादा से ज्यादा आप अप्रैल 10, अप्रैल 15 तक आप ला सकते हो। आपको जिसमें अगर टर्नओवर वगैरह है, ऑडिट का टैली का बैकअप, अभी टैली अगर जो करता है वो तो महीने वाइज टैली के अंदर पूरा अपना डेटा वगैरह फिक्स करता है। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, आप अप्रैल एंडिंग या मई फर्स्ट वीक के अंदर आपका ऑडिट का डेटा सीए के पास में पार्क कर दो। जाना चाहिए। और आप इजीली कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो। हम अच्छे अगर प्लानर बन जाए, मैं आगे बहुत सारे विषयों के ऊपर आऊंगा, अपना टाइम जितना रहेगा उसके अंदर परमिटेड, मैं बहुत सारे विषयों पे आऊंगा। डेफिनेटली मुझे ऑडिट का सब्जेक्ट दिया है और जिसके ऊपर मुझे बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी डेट रहे, 30 सितंबर की रहती है इन जनरल कंपनी ऑडिट की डेट, वो 31 अक्टूबर तक जाती है, पिछले 5 साल से जा रही है। तो सभी के जहन में आ गया कि 31 अक्टूबर है। नवंबर तक जाती है, पिछले 3 साल से नवंबर तक गई है। तो एक हम डेट का ऊपर ना जाए, हम ये काम कर सकते हैं कि हम अप्रैल एंडिंग में या मई फर्स्ट वीक के अंदर, अगर आपका टर्नओवर नहीं है या बहुत कम है, तो मैं बोलूंगा आपको कि 15 अप्रैल तक अपना ऑडिट खत्म करवा ले। तब सीए के पास में भी समय रहता है, वो आपसे बात करता है, आपको समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये करो। और आखिर में एक बार आपने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, फिर वो काला जो भी उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना रहता है, फिर वो आपसे बात नहीं करता, आपको समझाता नहीं है। मेरी भी सेम कंडीशन है, समझाता नहीं है। उसको सिर्फ एक ही रहता है कि भैया इसने मुझे डेटा दे दिया है, मुझे जल्दी से जल्दी इसकी ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है और मुझे ऑडिट रिपोर्ट चलानी है, ताकि कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी ना रहे। कंपनी का नाम खराब होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा नाम खराब ना हो, क्योंकि भाई ये सीए ने मेरा काम डिले कर दिया। तो इसीलिए
आप अपना जो वर्किंग आउट, क्योंकि कोविड सीजन चल रहा है, अभी अमरावती में मेरा लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे अमरावती में लॉकडाउन चल रहा है। हम घर से, अभी आप देख रहे होंगे मेरे मेरे बच्चों के लैपटॉप से ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो हमारे तरफ भी दिक्कत है, आपके तरफ भी दिक्कत है। इसीलिए जो अगर काम हो गया तो जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करने के, आज का काम कल पे मत डालिए, आज का काम आज अभी हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, तभी हम जाके एक टीम में काम कर सकेंगे। तो हमारी दूसरी डेट के ऊपर हमने बात की, बात नहीं की इसके अंदर, तो लेक्चर ही मैंने ज्यादा दिया जिसके लिए मुझे यहाँ पे हायर किया गया है। अब हम आते हैं खर्चों के ऊपर और उसके मेंटेनेंस के ऊपर, ऑडिट के ऊपर और उसके अकाउंटिंग के ऊपर। आपने कंपनी सबने फॉर्म की, तो सबसे पहला खर्चा क्या किया? कंपनी फॉर्म करने के बाद में आपने सबसे पहला खर्चा क्या किया? दिलीप पाटिल सर भी है हमारे साथ में। सर विशाल सर लेफ्ट मत होइए, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे। आपने कंपनी बनाने के बाद में, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे आंसर आपसे ही चाहिए, मैं नहीं बता रहा हूं। कंपनी बनाने के बाद में आपने सबसे पहला खर्चा क्या किया? कंपनी बनाने के लिए सर जो कंसल्टेंसी चार्जेस लगेगा वो मैंने करना पड़ेगा। यस, जो आपने कंसल्टेंसी चार्जेस दिए किसी भी सीए को या सीएस को, हमारे हम हमारे ऑफिस में हम ही कंपनी फॉर्म करते हैं, सीएस का काम भी हम करते हैं और सीए का काम भी हम करते हैं। तो जो आपने फीस दी, कंसल्टेंसी चार्जेस या फॉर्मेशन चार्जेस, इन शॉर्ट पैसा दिया ना, उसका आपने बिल लिया? लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। यस। जो भी पैसा आप कंपनी के लिए खर्च करें, मैं उसका बिल। मैं बिल और वाउचर्स के ऊपर बाद में आता हूं। पहले जो आपने पहला खर्चा किया, हम इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी, इसका 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 जो लॉ लॉ कंपनी कायदे में जो दिया शब्द है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपने जितना भी एक्सपेंस किया है, 20,000, 25,000, जो भी आपने किया है, उसको डिवाइडेड बाय 5 वजा नहीं, डिवाइड मैंने भागीला 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 भागीला, माय मिस्टेक। मराठी बोलने की कोशिश करने में मिस्टेक होती है सर थोड़ी नो सी। प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मैं लाइटर नोट पे ले रहा हूं, आप सीरियसली मत ले लीजिए। मैं इसको डिवाइडेड बाय अगर 5 करते हैं, अगर 25,000 आपने खर्चा किया है, डिवाइडेड बाय 5, यानी हर साल का 5,000 का आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी आपको 25,000 एक्सपेंडिचर पहले साल में लेना नहीं है, आपको हर साल में डिवाइडेड बाय 5 यानी 1/5 आपको एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। ये काम किसका है? सीए का है। एक है चार्टर। ये सीए का है। अरे लेकिन सीए मान के चलते हैं, आपने आपके कोल्हापुर के अंदर आपने कंपनी फॉर्म कर दी और दीपक झवर अमरावती में बैठा है, उससे आपने अकाउंटिंग करवाया, ऑडिट करवाया। अब आपके इसमें प्राइमरी एक्सपेंसेस का बिल ही नहीं है, क्योंकि बैंक में एंट्री नहीं है, क्योंकि कंपनी खुलने के पहले बैंक अकाउंट नहीं खुलता है, आपके बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं है, आपके वाउचर फाइल में बिल नहीं है, तो वो सीए जो ऑडिट कर रहा है उसको कहां से मालूम पड़ेगा कि आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किया है? राइट। अगर बिल है, वाउचर है या बैंक में एंट्री है कि भाई जिस भी सीए सीएस ने आपकी कंपनी बनाई है, उसको बोलिए सर हमारी कंपनी बन गई, कंपनी बन गई, बैंक अकाउंट खोलेंगे, बाद में हम चेक देंगे। हम एग्री करते हैं, हमने कई कंपनी से, हर एक के साथ में नहीं है, जो हमको लगता है कि नहीं भाई ये पैसे आगे गड़बड़ करेगा तो पैसे पैसे बाद में सर आप चेक दीजिए, हमसे कैश लेके जाइए, हम करते हैं, व्यवहार है, करना पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम छोड़ रहे हैं। आप मैक्सिमम लोग, ये मैं क्यों पॉइंट निकाला, मेरे से भी मैंने अभी मेरी 156 कंपनीज मैंने पिछले 2.5 साल में बनाई है, 156। उसमें से 56 कंपनी वालों ने भी बिल नहीं लेके गए अभी तक, नहीं लेके गए, मांगते नहीं है। लेना पड़ेगा। डेफिनेटली उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है, इसलिए बिल नहीं लेके गए, उनको मालूम नहीं है। ये जो मैं कोल्हापुर के लिए जो क्लास दे रहा हूं, मैं अमरावती में कई बार क्लास देता हूं, मेरे ही क्लाइंट मेरे सामने बैठते हैं, फिर भी वो बिल नहीं मांगते। बिल मांगिए, क्योंकि जब आप स्मार्ट योजना के लिए या कोई भी योजना के लिए जाएंगे, तब आपका कृषि विभाग, जैसे रामेटी हो गया या
आत्मा के ऑफिस हो गए, वो आपकी बिल फाइल चेक करेंगे। फिर आप दौड़े दौड़े जाएंगे सीए के पास में, 20-25 किलोमीटर। आप कोई तालुका प्लेस पे रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे अगर आपका सीए होगा, फिर दौड़े दौड़े जाएंगे, फिर या उसको 10 बार फोन करेंगे, वो कोई दूसरे मीटिंग में बिजी होगा, वो दे नहीं दे सकेगा टाइम पे, वो मत कीजिए। मेरा सिर्फ ये बिल का इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं अगली कड़ी इसके साथ में जोड़ रहा हूं। कंपनी के लिए आपने कोई भी तरीके का खर्चा किया, एनी एक्सपेंसेस, एनी अमाउंट, यानी 2 रुपए का भी अगर आपने खर्चा किया तो उसका बिल होना चाहिए या इसका वाउचर होना चाहिए। ठीक है साहब। अब हम इसको स्टोरी को थोड़ा, अभी मैं एक स्टोरी को इसमें मिक्स करता हूं। आपके कंपनी में अध्यक्ष के कोषाध्यक्ष होंगे, किस किस कंपनी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव आहेत तुमच्या कंपनीमध्ये? हो होतात आहेत. आहेत. अजून कोणाच्या कंपनीमध्ये आहे? सुरेश सरांच्या आहे. अजून कोणाच्या कंपनीमध्ये आहे का? त्याशिवाय सर कंपनी फॉर्मेशन होऊ शकत नाही ना. नाही नाही, याच्यावर मी आन्सर दिला नाही सर अजून. हा म्हणजे क्वेश्चन विचारलेला, आन्सर मी अजून दिलेला नहीं. ओके. हाँ. सचिन नाइक सर, कोई और होगा जिसके पास में कंपनी में अपने अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, जैसे अभी सुरेश सर बैठे हैं, ये पक्का मालूम है कि ये कंपनी के अध्यक्ष है अभी. ठीक है. कंपनी कायदे के अंदर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, ये चीजें है ही नहीं. डायरेक्टर. मैं फिर रिपीट करता हूं, जो सर ने अभी प्रिंसिपल सर ने जो बोला था, सोसाइटी वर्सेस कंपनी, एक साथ में मैं पूरा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज समझानी है तो मैं एक साथ में पूरी दवा दे दूंगा, पार्ट पार्ट में दूंगा. तो आपके जो कंपनी और आपकी जो सोसाइटी है, इन दोनों में एक बड़ा फर्क है. इस कंपनी के अंदर आपको कोई अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, ये टाइप का जो आप लेटर हेड पे लिखते हो ना, ऊपर कंपनी का नाम, फिर लेफ्ट मार्जिन के अंदर अध्यक्ष XYZ, उसके अंदर नीचे मोबाइल नंबर, अच्छा लगता है. लेकिन कंपनी कायदे में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव नसताच. डायरेक्ट. इसके अंदर रहते हैं आपके डायरेक्टर, इसके अंदर रहते हैं आपके प्रमोटर, इसके अंदर रहते हैं आपके शेयर होल्डर, और इसके अंदर रहता है आपका कंपनी का CEO. 4 जन. वापस रिपीट करता हूं आपके लिए, डायरेक्टर, प्रमोटर, कंपनी के शेयर होल्डर और कंपनी का CEO. आपने बोल दिया कि ये कंपनी का CEO, ऐसा नहीं है. आपको कंपनी का CEO ROC को अपडेट करवाना पड़ता है, तब वो CEO बनता है. कंपनी का शेयर होल्डर भी ऐसे नहीं बनता है कि हाँ, ये इससे 1000 रुपए मैंने ले लिया, ये कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, ऐसा नहीं. जब कंपनी का जो शेयर होल्डर के आपने जो पैसे लिए, उसको शेयर एप्लीकेशन बनी दिया, वो शेयर आपने कंपनी के ROC को, क्योंकि ये सब CS सर ने समझा दिया होगा आपको, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं. अभी इसके पहले जो लेक्चर हुआ था, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं. तो आपको जो आपके डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर, कंपनी का CEO, ये 4 जन जो ROC में अपडेटेड है, वही आपके डेजिग्नेशन है. अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हे सर्व काही संस्थांमध्ये असतात, कंपनीमध्ये नाही. ओके सर. ओके. किसी को भी समझने में परेशानी थोड़ी सी भी होगी, पूछ लीजिए. एक मजे की बात बोलूं, सीए बहुत कम फ्री में बोलते हैं. सीए कम बहुत फ्री में बोलते हैं. आज फ्री में बोल रहा है, पूछ लीजिए जितना पूछना है. जी सर. आपने जो बताया था 4 प्रमोटर बाकी तो उसका थोड़ा डिफरेंस कीजिए. यस सर. ओके. थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. मैं ये क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर करूंगा. पहली चीज, जब जिसने अभी हमारे साथ में जो इतने 45 लोग जुड़े हैं, मान के चलते हैं कि इसमें 40 लोग कंपनी वाले हो गए. सबसे पहले उन्होंने जब कंपनी फॉर्म करते हैं, मैं आपके ऊपर कोई टिकाश नहीं कर रहा हूं या आपको पर्सनली हिट नहीं कर रहा हूं. सबसे पहले उन्होंने अपने CS से या फिर जो CA है, उनसे ये समझ लेना चाहिए कि
डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर, सीईओ में फर्क क्या है? अब सर ने क्वेश्चन पूछा है, मेरा काम है इसको रिप्लाई करने का। प्रमोटर, सबसे पहला प्रमोटर, प्रमोटर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। मैं ये कायदे की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई सीए की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको जो समझ में आती है वो भाषा का प्रयोग करो, यानी जो आपको डेली रूटीन में आप समझ सकते हैं। प्रमोटर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। हर प्रमोटर, आपके कंपनी जब बनी होंगी तो 5 प्रमोटर है, 5 डायरेक्टर है बेसिक फॉर्मेशन में। बाद में डायरेक्टर आपने बढ़ाए होंगे, उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। प्रमोटर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यानी वो कंपनी के मालिक है। जो 5 डायरेक्टर को बोलते हैं आप कंपनी चलाइए। 5 प्रमोटर अपने 5 डायरेक्टर को, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि सर हम ओनर ऑफ द कंपनी है, हम ओनर ऑफ द कंपनी है, आप, हम 5 डायरेक्टर है, आप कंपनी चलाइए। वो वीटो पावर देते हैं डायरेक्टर को कंपनी चलाने के लिए। डायरेक्टर के पास में चेक साइन करने के, रिजोल्यूशन साइन करने के, मीटिंग साइन करने के, ये सारे पावर, डॉक्यूमेंट साइन करने के जो अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, ये सारे पावर डायरेक्टर के पास में है। ये सारे पावर डायरेक्टर के पास में, प्रमोटर के पास में नहीं है। प्रमोटर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, जो अपने पावर पास करती है डायरेक्टर को कि आप कंपनी चलाइए, हम आपको राइट्स देते हैं। ये कंपनी कायदे में लिखा है, ये कंपनी कायदे में लिखा है। तो डायरेक्टर के पास में चेक साइन करना, बैंक से चेक साइन करना, डॉक्यूमेंट साइन करना, ये सारे पावर डायरेक्टर, यानी डेली रूटीन बिजनेस चलाने के पावर, ये सारे के सारे डायरेक्टर के पास में है। प्रमोटर ओनर है, डायरेक्टर ये काम चला रहा है कंपनी का। 2 चीजें हो गई। तीसरा, शेयर होल्डर, हम सीईओ को लास्ट में लेते हैं। शेयर होल्डर, जो 5 डायरेक्टर और 5 प्रमोटर है, इसमें से जो 5 प्रमोटर है वो सबसे पहला शेयर होल्डर, पहला प्रमोटर है। आपने अगर वो बुक देखी होंगी मेमोरेंडम की और आर्टिकल की, तो वहां पे ब्रैकेट में आपको दिखेगा 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10,000 रुपए। आपने 10,000 होगा या 1000 होगा, जो भी आपने कंपनी जिस हिसाब से बनाई होगी, तो प्रमोटर और डायरेक्टर ये तो शेयर होल्डर है ही। अब कंपनी फॉर्म होने के बाद में आपका ऑथराइज कैपिटल का कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का? ऑथराइज कैपिटल का ठीक है, मैं बाद में आता हूं इसके ऊपर, मैं बाद में आता हूं। तो आपने आपने अब ये 10, देखिए 5 प्रमोटर हो गए, 5 डायरेक्टर हो गए, लेकिन ये 5-5 मिलाकर 10 शेयर होल्डर हो गए ऑलरेडी। बिगर कंपनी के शेयर खरीदे हुए आप डायरेक्टर और प्रमोटर बन ही नहीं सकते। वो सीएस और सीए पहले ही बना देता है, आपको पूछता नहीं है। आपको सिर्फ पूछता है कि 5 डायरेक्टर कौन से ये बता दीजिए, बाद में वो खुद का काम खुद कर लेता है। ठीक है। अब आपके आपके ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से आप बाहर के लोगों को, यानी कि जो तालुका रहेगा, तालुका के हिसाब से, अब जो जो योजना के हिसाब से लोग बनाते हैं, हम योजना के हिसाब से कंसिडर करते हैं, तालुका के हिसाब से, इसके अंदर कोई कास्ट का सम्मिलित नहीं है, कोई सरनेम का नहीं है। मैं सांवला हूं, एक गोरा है, उसका कोई रेस, कास्ट, कलर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यहां पे सिर्फ शेयर होल्डर बनाना है। तो आप ये 10 लोग प्लस आपको जितने शेयर होल्डर बाहर बनाने हैं, उसका शेयर होल्डर का एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, शेयर होल्डर का शेयर अलॉटमेंट का फॉर्म होता है। ये सभी फॉर्म आपको भरकर, एक बार आपने इसमें शीट बना ली, तो ये शीट अपने को आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी, जहां पे अपने कंपनी बनाई है, जहां से आपको कंपनी का जन्म दाखला मिला है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इसको फिर से अपडेट करना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि हमारे 100 शेयर होल्डर है, हमारे 200 शेयर होल्डर है, हमारे 300 शेयर होल्डर है। फिर जाके आरओसी शेयर होल्डर अपडेट करती है। तो हमारे 3 हो गए, प्रमोटर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर। तीसरी चीज है कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते हैं। क्यों रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। मेरा विषय से बाहर मैं जा रहा हूं और मुझे कंप्लीट करना है इस पे। कंपनी सीईओ रख सकती है, सीईओ के पास में भी बैंक के चेक साइन करने के पावर है, अगर डायरेक्टर और प्रमोटर चाहे तो। अगर प्रमोटर और डायरेक्टर चाहे
तो सीईओ जो बाहर का पर्सन है उसको भी दे सकते हैं। सीईओ इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उसको पगार मिलता है, उसको सैलरी मिलती है, तो इसीलिए वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है। ठीक है सर, 1 मिनट पानी के लिए बोल देता हूं। तो डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर और सीईओ, ये हमारे 4 टर्म्स है, वो 4 टर्म्स हमने कंप्लीट किए। कोई और डिटेल किसी और को चाहिए? सर जी। हाँ रविंद्र सर, बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए सर। शेयर होल्डर को मिनिमम कितने रुपए का शेयर लेने चाहिए, कितने रुपए की? मिनिमम कितने? सर इसको थोड़ा सा अगर मुझे पर फैलाने की अगर जगह मिले तो मैं इसको पर आंसर करूं। देखिए पहले जो लीगल आंसर है वो लीगल आंसर पहले दे देता हूं, क्योंकि सीए है तो लीगल आंसर पहले देना मेरा काम बनता है। तो आपका जो मेमोरेंडम का कॉपी है, क्योंकि मैंने आपकी कंपनी नहीं बनाई है तो, और मेरे आपके डॉक्यूमेंट भी मेरे पास में नहीं है, डॉक्यूमेंट भी मेरे पास में नहीं है, तो इसीलिए मैं उसका आंसर नहीं कर सकूंगा कि आपने कितने रुपए के शेयर होल्डर बनाने चाहिए। मेमोरेंडम की कॉपी में आपके पास में लिखा रहेगा आपके शेयर की फेस वैल्यू कितने की है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, तो वो अगर फेस वैल्यू मान के चलते 10 रुपए की है तो आप 10 रुपए का एक शेयर होल्डर भी बना सकते हो। अगर फेस वैल्यू 100 रुपए की है तो 100 रुपए का भी एक शेयर होल्डर आप बना सकते हो, लेकिन आपको उसके मल्टीपल में बनाना है। अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है तो 15 रुपए का शेयर होल्डर आप नहीं बना सकते, आपको उसके मल्टीपल में बनाना है। 10 रुपए, 20 रुपए, मल्टीपल, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए के आप शेयर होल्डर बना सकते हो। और कोई क्वेश्चन सर? नो सर। ठीक है, हम आगे चले नेक्स्ट पड़ाव पे। तो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने लास्ट ऑप्शन में डिस्कस ऑप्शन पे ले लिया। उसके बाद में डायरेक्टर, प्रमोटर और सोसाइटी में क्या फर्क है, तो पहला फर्क मैंने आपको बताया, बाकी भी फर्क मैं आपको आपके साथ में बताऊंगा। दूसरा फर्क अभी बता देता हूं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी हम जिसको बोलते हैं, या ट्रस्ट बोलते हैं, या आपके गट बोलते हैं, हम सबको एक तरफ और कंपनी अपनी एक तरफ। कभी इस तरीके के क्लासेस आपने सोसाइटी के लिए कभी देखी है होते हुए? मैंने नहीं देखी और मैंने एक भी नहीं ली अभी तक, जबकि मैं नहीं सोसाइटीज में भी काम करता हूं, मैं काम नहीं करता हूं। कभी ये आपको सोसाइटी, जो भी आपका आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कभी देखा है कि सीए ने फोन करके बोलूंगा अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपका ऑडिट बाकी है, उसकी लास्ट डेट आ गई, आप जल्दी आ जाओ ऑडिट करवा लो? कभी नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में 90%, मैं 90% पे बात करता हूँ, हर एक की बात नहीं करता। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोल्हापुर साइड में संस्थान, शिक्षण संस्थान बहुत अग्रेसिवली वर्किंग करते हैं, लेकिन इन जनरल जो हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ऑडिट हर साल करवाना कंपलसरी नहीं है। कायदे में बोला है करवाओ, कायदे में बोला है करवाओ, लेकिन लोग करवाते नहीं है, लोग बाग नहीं करवाते। वो एक साथ में 5 साल का, एक साल में 10 साल का, यहां तक कि एक साल में मैंने 22 साल का ऑडिट किया। मैं सीए की प्रैक्टिस मेरी 15 साल की हुई है अभी, और मेरे पास में जो ऑडिट आया वो 22 साल पहले का आया कि सर 22 साल का ऑडिट करवाना है, ऐसी भी ऑडिट आए। तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी जो रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो रहती नहीं है। आप अपने कंपनी में काम कीजिए या मत कीजिए, आपने बोल दिया सर कंपनी बन गई मुझे काम नहीं करना है, फिर भी आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। नील का ऑडिट रिपोर्ट है तो भी भरना कंपलसरी है। ऑडिट करने के बाद में आपको आरओसी को ऑडिट रिपोर्ट चढ़ाना कंपलसरी है, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। मेरे पहले क्लास में आपको बताया होगा। दूसरा फर्क, हम आगे चलते रहेंगे, अलग अलग फर्क इसमें से लेते रहेंगे, तो अपना संवाद भी अच्छे से रहेगा और बाकी काम भी अच्छे से रहेगा। तो आपने सर सबसे पहले खर्चा कर दिया आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, तो आपने सीए को पे किया होगा, सीएस को पे किया होगा। अब जब भी आपका सीए या सीएस कंपनी फॉर्म करता है तो कुछ चालान भरता है आरओसी की।
पैन कार्ड के लिए 131 रुपए भरता है, आरओसी के लिए कुछ चालान भरता है। सर वो चालान की कॉपी भी वो आपके कंपनी के लिए भरता है। जैसे मैंने अगर आपके कंपनी के लिए चालान वगैरह बनाई, या मैंने आपकी कंपनी अगर मान के चलते मुझे मौका मिला किसी कोल्हापुर की कंपनी बनाने के लिए, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की तो हम अभी अमरावती से बना ही रहे, कोल्हापुर की कोई कंपनी बनाने के मिला, तो मेरे से कंपलसरी उस कंपनी फॉर्मेशन के बाद में चालान की कॉपी आपके पास में ले लीजिए। वो चालान की कॉपी आपके पास में ले लीजिए, क्योंकि चालान पे लिखा रहता है कि आपके कंपनी के लिए कितना पैसा आपने चालान के लिए भरा है। कंसल्टेशन चार्जेस अगर बोलते हैं कि 25,000 रुपए आपने दिए, तो 25,000 के 25,000 आपके कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है। 25,000 में से हो सकता है कि डिजिटल सिग्नेचर बनी होगी, हो सकता है कुछ चालान भरी होगी, हो सकता है कि कुछ नोटरी के चार्जेस दिए होंगे। तो ये चार्जेस का ब्रेकअप के साथ में आप अपना प्राइमरी एक्सपेंसेस का राइट ऑफ कीजिए। तो उसके अंदर जो चालान भरी होगी रिस्पेक्टेड सीए ने या सीएस ने, तो वो चालान की कॉपी भी आप अपने पास में रख लीजिएगा। फिर दूसरा और क्या खर्चा होगा, बनते ही आपने रबर स्टैम्प बनाया होगा, क्योंकि कंपनी बनने के बाद में आप बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट प्लस रबर स्टैम्प चाहिए। रबर स्टैम्प का बिल, रबर स्टैम्प का वाउचर, छोटे मोटे आपने फिर आपके कंपनी के नाम का एक फ्लैक्स छापा होगा, या आपने रंग रंगोटी करके बोर्ड बनाया होगा, टेबल कुर्सी कंप्यूटर कुछ लगाया होगा, सभी के बिल या वाउचर आप लीजिए। पहली बार आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ली होगी, चाय पानी रखा होगा, अगर ऑफिस में ली होगी तो चाय पानी रखा होगा। चाय 2 रुपए का भी, 2 रुपए की तो चाय भी नहीं मिलती है सर, तो हम उसके ऊपर बात नहीं करते। जो भी जितने की भी चाय या बिस्कुट मिले उसका भी आप बिल ले लीजिए। अब चाय वाले के पास में बिल नहीं होगा, इतना बड़ा तो काम होगा नहीं, तो अपना वाउचर बुक, अपना अभी स्टेशनरी जब आप छापते हो ना, आपके फ्लैक्स ये वो सब, तो अपना वाउचर बुक भी छाप के रखिए। चाय वाले ने अगर 50 रुपए की चाय पिलाई तो उसका साइन लीजिए, 50 रुपए दीजिए, और वाउचर एक बना के रखिए कि आपने 50 रुपए की चाय इस दिन में आपने दी है। ठीक है सर। कुछ खर्चा ऐसा है जो कंपनी वाले लेते नहीं है। बहुत सारी कंपनी जो है वो फॉर्मेशन होता है सर किसी ना किसी के घर पर, किसी ना किसी की दुकान पर, कि मैं एक डायरेक्टर हूं कंपनी का, मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का, मेरे रहते घर में ही आप ऑफिस बना लेंगे, अभी खर्चा मत कीजिए। कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी अलग अलग है, पहले ये चीज समझ लीजिए। अब आपने अपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अब आपका एनओसी भी साइन करके दी होगी, तो अब आपका घर कंपनी का रजिस्टर ऑफिस हो गया। तो आप कंपनी को अगर चाहे तो 1,000 रुपया महीना, 2,000 रुपया महीना, 3,000 रुपया महीना रेंट के तौर पर भी चार्ज कर सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी दुकान या आपका मकान जो आपका अभी रजिस्टर ऑफिस है कंपनी का, आपको 1,000 रुपया महीना, 2,000, 3,000, 5,000, आपको कितना चाहिए या कितना कंपनी को देना है, ये दोनों जन डिस्कस करके आप कंपनी से अपने जगह का रेंट भी ले सकते हो। मेरे ख्याल से कई लोगों ने अभी तक ऑडिट करवा लिया होगा, कई लोगों ने अभी तक ऑडिट करवा लिया होगा, रेंट अपने रजिस्टर ऑफिस का नहीं दिखाया होगा। कितने लोगों के अभी तक ऑडिट हुए हैं रविंद्र सर, या कोई किसी के ऑडिट ऑलरेडी हो चुके हैं कंपनीज के? नहीं सर, नहीं हुआ है। नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी अगर ऑडिट रहेंगे तो ये जो मैं अभी पॉइंट बता रहा हूं सर, ये आपके बेनिफिट के लिए रहेगा। दूसरा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने कंपनी से रेंट लिया तो कंपनी के लिए खर्चा हो गया, लेकिन आपके लिए इनकम हो गई। जो जो मान के चलिए दीपक झवर का ये घर मेरा है, मैंने ये घर जो है कंपनी के रजिस्टर ऑफिस के लिए मैंने ये दे दिया, कंपनी के लिए खर्चा हो गया, 5,000 रुपये महीने से 60,000 रुपया कंपनी के लिए खर्चा हो गया, लेकिन मेरे लिए दीपक झवर के लिए इनकम हो गई। तो दीपक झवर के इनकम टैक्स रिटर्न में ये 60,000 रुपये इनकम हो गई। ये चीज का ध्यान में रखिएगा, एक का अगर एक्सपेंस है तो दूसरे की इनकम हो गई। ठीक है सर। जब भी आप एजीएम लो, यानी कोई भी तरीके का अगर खर्चा करो, पहली चीज तो आप बिल ले लो, बिल नहीं है तो वाउचर बुक अपना छाप के रखो, जो भी आपने पैसा दिया, जो भी आपने पैसा दिया उसका वाउचर के ऊपर एंट्री ले लो।
यहां तक बिल या वाउचर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप जब डीएससी का बिल लोगे, डिजिटल सिग्नेचर का, डिजिटल सिग्नेचर भी बनती है ना जब कंपनी हम बनाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होती है आपके, फिर कंपनी में चालान पे करते हैं, बाकी सब चीजें। तो डिजिटल सिग्नेचर का जब भी बिल लेंगे तो उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर की एक्सपायरी डेट लिखवा लेना। थोड़ा सा गोरख धंधा होता है, आपके इधर नहीं होगा, हम नहीं करते, लेकिन कुछ एरिया में, क्योंकि डॉक्टर अगर है तो थोड़े से झोला छाप डॉक्टर भी मार्केट में रहते हैं, तो थोड़ी सी चीजें आप सावध रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे प्रोफेशन का कहीं पे भी नाम खराब हो। इसीलिए उसको उसको सिक्योर रखने के लिए मेरा भी काम है, और जो कोल्हापुर में आपके साथ में सीए बैठे होंगे उनका भी काम है। तो जब भी आप डिजिटल सिग्नेचर का बिल लो, तो वो डिजिटल सिग्नेचर, दीपक झंवर की डिजिटल सिग्नेचर निकली तो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो उस बिल पे लिखवा लो। वो टोकन के अंदर रहती है, फिर अपने को टोकन लगाती नहीं आता, अपने को मालूम नहीं रहती कि सभी चीजें होती रहती है। तो आप अपनी डिजिटल सिग्नेचर एक तो आपके पास में रखिए, या आप सीए के पास में भी रख सकते हो, लेकिन आपके जो डिजिटल सिग्नेचर का बिल रहेगा उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर की एक्सपायरी डेट भी रखिए। वो आपके बेनिफिट के लिए, मेरे अकाउंटिंग या ऑडिट में इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमको सिर्फ, हम पैसे के डॉक्टर हैं, आपका पैसा कितना अंदर आया और कितना बाहर गया, यही हमारा अकाउंटिंग है, यही हमारा ऑडिटिंग है। किसी को कोई पूछना है, मैं आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी चीज पूछना है, या जो ऐसी चीज जो मैंने अभी तक नहीं बताई लेकिन आपको तो दिमाग में है कि हाँ ये चीज के ऊपर मुझे बात करनी है, तो आप बात कर सकते हो। सर डीएससी सब लोग, सब डायरेक्टर लोगों को कंपलसरी है क्या? यस सर। अभी पहले हम जब कंपनी बनाते थे, या मान के चलते साल भर पहले, तो हम सिर्फ 2 ही डायरेक्टर के डीएससी निकालते थे। अभी 10 के 10, यानी 5 प्रमोटर और 5 डायरेक्टर, इनकी डीएससी कंपलसरी हो गई है। और 1 जनवरी से, 1 जनवरी जो अभी अपना 2021 चालू हुआ, 1 जनवरी से डीएससी के रेट भी बढ़ गए। कौन सी क्लास की? विच सर क्लास? क्लास 3 हो गई, अब क्लास 2 सबकी बंद हो गई अब। क्लास 3 तो रेट भी बढ़ गया। सर मोटा मोटी 100-200 का रुपए का फर्क पड़ा है, रेट बढ़ गया, यानी 201 रुपए से महंगी हो गई है, कम तो होने से रही। यस सर, ओके, थैंक यू सर। और कोई खर्चों के बारे में, इनकम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट दूसरी चीज जिसके ऊपर बात करनी है, एक एक पॉइंट एक एक पेज पे लिख के रखा हूं। बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, सभी के सभी जितनी भी कंपनी फॉर्म हो गई है, उन्होंने तुरंत तुरंत 30 दिन के अंदर ये सब चीजें सीएस सर ने बता दी है, लेकिन कंपनी डायरेक्टर चलाते हैं पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे सीए चलाता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले नंबर पे सीए चलाता है, दूसरे नंबर पे डायरेक्टर चलाता है। तो इसीलिए आपकी कंपनी खुलते ही 30 दिन के अंदर आपने बैंक अकाउंट खोल लेना है। उसके अंदर जो आपने बोला है कि 10-10 हजार रुपए के शेयर्स प्रमोटर डायरेक्टर खरीदेंगे, जिसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं, वो पेड अप कैपिटल आपको बैंक अकाउंट में जमा कर देना है। आपका बैंक अकाउंट खुल गया। अभी जितने भी आपके खर्चे हैं, सीए को फीस देना, सीएस को, अपनी जो कंपनी बन गई उसकी भी, वो रुकता है उतने दिन, उसको बिल, चेक, ये सब कुछ पेमेंट आप चेक द्वारा करें। जो भी आपको खर्चा करना है, जो भी आपको खर्चा करना है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का करना है, टेबल लाना है, खुर्ची लाना है, कंप्यूटर लाना है, सीए को पैसा देना है, चालान भरना है, डीएससी के पैसे देना है, ये सारे जितने भी खर्चे हो गए हैं या आगे होने वाले हैं, ये आप चेक द्वारा करें। इससे फायदा क्या या नुकसान क्या? पहली चीज, नुकसान नहीं है। हम कोई भी चीज ये देखते हैं ना, इससे फायदा क्या या नुकसान क्या। दीपक झंवर को अमरावती से यहाँ पे क्लास देने के लिए ऑनलाइन लिया, तो इससे फायदा क्या या नुकसान क्या? फायदा होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, नुकसान नहीं होगा। उसी तरह से बैंक अकाउंट से अगर आपने चेक से अगर सब पेमेंट किया, फायदा होगा या नहीं होगा हम वो बाद में देखेंगे, नुकसान नहीं होने वाला। अब फायदा क्या? आप खर्चा कर रहे हो, मान के चलते अभी जनवरी मार्च महीने में, मार्च महीने में 13 महीने बाद में आपको याद रहेगा क्या कि आपने आपने चाय के लिए 50 रुपए आपने दिए थे, या आपके बाजू में जो दूसरे डायरेक्टर थे उन्होंने दिए थे?
स्टेशनरी का जो बिल था वो कितने में पे किया था, नहीं रहता याद। ईमानदारी से बोलता हूं, हमें ह्यूमन बींग्स को ऐसा लगता है कि याद सब कुछ रह जाता। अगर याद रखना ही है तो दूसरी अच्छी चीजें और याद रख सकते हैं। इसीलिए आप अगर बैंक से अगर चेक का पेमेंट अगर करते हैं और आपने अकाउंटिंग नहीं भी की, तो बैंक में ऑटोमेटिकली एंट्री हो गई, दीपक झंवर को 5,000 रुपए दिए, बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा 3 मार्च 2021 को। फिर उतना हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, यार दीपक झंवर को 5,000 रुपए हमने दिए क्यों, तो अपनी अकाउंटिंग एंट्री प्रॉपर हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने अभी प्राइमरी एक्सपेंसेस का आपको बोला, आपने पैसा दे दिए, आपके पास में बिल नहीं है, आपने वाउचर नहीं बनाया, बैंक में एंट्री नहीं है, तो जब ऑडिट करेंगे तो आप वो चीज भूल गए। आप चीज वो भूल गए ना, बिल नहीं बना चल जाएगा, वाउचर नहीं बना एक बार चल जाएगा, लेकिन अगर आपने बैंक से अगर पेमेंट कर दिया तो ना बैंक भूलेगी, ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी। और इनकम टैक्स एक्ट में भी बोला हुआ है कि आपको 10,000 रुपए से ऊपर का जो भी पेमेंट करना है वो आपको चेक द्वारा करना है, तो कायदा भी फॉलो हो गया। तो अपना अभी हमने बहुत सारा डिस्कशन आउट कर लिया 3 से 4 पेजेस के ऊपर। तो अभी हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट यानी बाकी का जो इंपॉर्टेंट चीज रही वो ये रही कि हमारे पास में हमको बैंक अकाउंट अपने को खोल लेना है। तो इसके अंदर फायदे क्या है, ऑटोमेटिकली एंट्री हो गई। अब ऐसे मेरे साथ में कुछ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी है अमरावती डिस्ट्रिक्ट की, इनके पास में एक से ज्यादा व्यवसाय है, यानी ये संतरे का क्लीनिंग वैक्सिंग भी करते हैं, खुद के अपने गोडाउन भी बना के रखे हैं और कृषि केंद्र भी है। तो जब कंपनी स्टार्ट हुई तब तो एक ही अकाउंट था, अभी मैंने पिछले साल इनके हर व्यवसाय का अलग अलग अकाउंट कर दिया। यानी कृषि व्यवसाय के जो कृषि केंद्र रहते हैं इसके अंदर आपकी उधारी बहुत रहती है, थोड़े से चिल्लर खरीदी और चिल्लर बिक्री रहती है, तो इसलिए मैंने उनका एक अकाउंट अलग सेपरेट कर दिया। गोडाउन का एक अलग अकाउंट कर दिया, क्योंकि अकाउंट खोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक एसबीआई का, एक अलग बैंक का, एक अलग बैंक का, मेरे सुविधा के लिए, कंपनी की सुविधा के लिए। आप एक अकाउंट में भी अगर सारी चीजें करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बैंक में ही भी अलग अलग अकाउंट खोलते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन मेरे सुविधा के लिए, क्योंकि मेरा काम क्या है, आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए बिजनेसमैन बनाना, ये मेरा काम है। मेरा काम यानी सीए का काम है, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए बिजनेसमैन बनाना। आप बहुत अच्छे फार्मर्स हो, आप है इस वजह से मैं हूं, ऊपर मेरे कपड़े हैं, मैं खा रहा हूं, अच्छे से आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आप शायद उतने अच्छे बिजनेसमैन नहीं बने। बिजनेसमैन बनना यानी किसी का गला काटना, या जो ये फालतू की जो चीजें हम सुनते हैं कि बिजनेसमैन बहुत श्रूड होते हैं, क्रूकेट नहीं। बिजनेसमैन व्यवहारिक होते हैं, जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, ये सब व्यवहार में आपको समझा रहा हूं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए आपको बिजनेसमैन बनाना, ये एक सीए का काम है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक कंडक्ट पाइप है आप फार्मर और बिजनेसमैन के बीच में। तो इसीलिए अच्छा, आपने बैंक अकाउंट अपने मान के चलते हैं कि आपने अलग अलग, जैसे कृषि केंद्र के लिए अलग खोल लिया, गोडाउन के लिए अलग खोल लिया, आपने दूसरे कोई भी आपका सीड क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट होगा उसके लिए अलग खोल लिया। इसका स्टेटमेंट आप मंथली लीजिएगा, हर महीने का स्टेटमेंट। जब आप अकाउंट खोलते हो तब ये चीज रहती है ध्यान में कि आपको बैंक वाले बोलते हैं कि हम सर आपको एसएमएस चार्जेस नहीं लगाएंगे, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आप बैंक स्टेटमेंट महीने का हाथ में लेते हो या साल भर का लेते हो तो दिखता है कि एसएमएस चार्जेस 30 रुपया, जबकि अकाउंट खोला था तब बोला था कि नहीं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है तो हम आपसे नहीं लेंगे। ऐसी कुछ योजना चलती है बैंक्स की। कुछ चेक बाउंसिंग चार्जेस 352 रुपए, अरे चेक ही 500 रुपए का था, 352 रुपए चेक बाउंसिंग चार्जेस कैसे है। तो आप अगर मंथली अगर आप ये चेक करेंगे आपका बैंक स्टेटमेंट, तो आपको ध्यान में आएगा कि कभी कभी बैंक भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा काट लेती है। इसलिए बैंक चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, चेक बाउंसिंग चार्जेस, चेक बुक के चार्जेस, आरटीजीएस के चार्जेस, ये सब अगर आप मंथली देखेंगे और मंथली अगर उनको बताएंगे कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो ठीक रहेगा। आप साल के आखिर में पूरा बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे और आप बोलेंगे मार्च महीने में, अरे वो जून महीने की एंट्री आपने गलत कर दी, तो बैंक वाले भी रिवर्ट नहीं करेंगे। तो आपके कंपनी के जो आपको पैसे बचाना है वो आपको बचाना है बैंक स्टेटमेंट के जरिए।
किसी को भी कोई क्वेश्चन है या कुछ समझना बाकी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे पास में सर समय कितना बचा है उस हिसाब से मैं आगे लेता हूं, क्योंकि हम कुछ जनरल डिस्कशन में भी आ गए और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बाकी है। सर 2:30 बजे तक का समय है शायद मेरे पास। यस सर। ओके, नहीं, 3:30 बजे, 3:30 बजे। 3:30 बजे तक है। अजय सर 3:30, अभी 3 तो बज गया, हाँ, सॉरी। ओके ओके एक्सटेंड 15 मिनट ओके और क्या सर, हो गया? मैं एक्सटेंशन ले लूंगा। थैंक यू। अगर लोग सब जन चाहेंगे आप तो, ऐसा नहीं। आ, यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है, या मैंने इतना बेसिक्स आपके साथ में बात की नहीं, आप बोलेंगे सर यार इतना बेसिक क्यों बात कर रहा है। बेसिक इसलिए बात कर रहा हूं सर, अगर ये बेसिक्स अगर आपने नहीं समझे, अभी मान के चलते आपको 1 लाख रुपए का चेक मिला, वो तो आप अकाउंटिंग बैंक अकाउंट में जमा करने ही वाले हो, उसमें समझाने के लिए क्या बचा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा ना। अब आप जो सेल करते हो, आपने जिससे सर्विसेज ले ली, सीए से ले ली, बैंक उससे बिल ले लिया, रबर स्टैम्प बनाया उससे बिल ले लिया, डिजिटल सिग्नेचर वाले से बिल ले लिया, लेकिन आप जो चीज बेचते हो, आप जो चीज बेचते हो उसके लिए भी आपको बिल बुक, वहां पे भी उसके लिए भी आपको बिल बुक बनाना है, उसके लिए भी आपको बिल बुक बनाना है। जो भी आप स्टेशनरी प्रिंट करो, बिल बुक है, फ्लैक्स है, रिसिप्ट बुक है, शेयर अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट है, शेयर एप्लीकेशन में, जो भी कंपनी के नाम से अगर आप कोई भी चीज छापते हो जो कंपनी के लिए यूज होने वाली है, लेटर हेड है, इसके ऊपर कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस और कंपनी का सिन नंबर, सिन नंबर यानी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपके कंपनी का नंबर है, वो प्रिंट होना अनिवार्य है, वो प्रिंट होना अनिवार्य है। तो जब आप कंपनी का भी बिल बुक छापोगे, हम जीएसटी के ऊपर बाद में आएंगे तब, और एक इसको बिल बुक को तब भी लेंगे, या हम अभी जीएसटी के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रांट को बाद में लेता हूं। जब भी आप बिल बुक छापोगे तो बिल बुक के ऊपर आपके ऊपर सिन नंबर होना चाहिए, रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए, और इन काइंड ऑफ इमरजेंसी कोई भी डायरेक्टर का मोबाइल नंबर, क्योंकि अभी लैंडलाइन नंबर मैक्सिमम लोगों के पास में नहीं है, मेरे पास में भी नहीं है, तो लैंडलाइन नंबर नहीं है तो एक मोबाइल नंबर की, अगर कोई बिल को किसी को अगर दिक्कत है तो उसके ऊपर वो कांटेक्ट कर सके। ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। जो भी आप सेल करते हो, आपके पास में गोडाउन है, आप क्या सेल कर रहे हो। मैं ज्यादा लोगों का आपका व्यवहार नहीं जानता हूं, इसलिए मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है। समझो जगरी, जगरी गुड़, गुड़, गुड़। मैं गुड़ सेल करता हूँ। तो आप जितना भी गुड़ सेल कर रहे सर, जितनी भी मिठास आप बेचे, गुड़ यानी मिठास बेच रहे हो ना सर आप, तो आप अपना बिल बुक छाप के रखिए। अगर आप किलो, ऐसा जरूरी नहीं कि मान के चलते कि आप किलो से बेच रहे हो, 1 किलो का बिल बनाना जरूरी नहीं, लेकिन पूरे दिन का कितना सेल हुआ उसका एक बिल तो बन सकता है ना। मैं मान के चलता हूँ रिटेल शॉप है अपनी, मैं मान के चलता हूँ रिटेल शॉप है, एग्जाम्पल के लिए 1 किलो लिया, किसी ने 2 किलो लिया, किसी ने 5 किलो लिया, सामने वाले को बिल की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा कितना सेल हुआ इसका एक बिल हम पूरे दिन का बनाकर रख सकते हैं, कैश बिल। आज एक दिन में मैंने 10,000 का गुड़ बेचा, ठीक है। अब इसका कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली जीएसटी के साथ में है, जिसके ऊपर हम आने वाले हैं। जीएसटी नंबर कितने लोगों ने यहां पे कंपनी के लिए निकाला हुआ है, ये आंसर मुझे चाहिए, इसके ऊपर हमको आगे चलना है। हमारे पास में अभी समय आधे घंटे का है, और मेरे पास में आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए आंसर थोड़ा सा जल्दी दीजिए, क्योंकि मैं समझाऊंगा आराम से, उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता। किस किसने यहां पे अपने एफपीसी का, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जीएसटी नंबर लिया है। लिया है सर, लिया है। सर आपका कंपनी कब बना है। दिसंबर में, और टर्नओवर कितना हो गया। एंड दिसंबर। नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ। मशीन्स वगैरह कुछ आई है आपके पास। नहीं ठीक है, नहीं सर। ओके। सर मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, सबको जनरली बोल रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा जो मैं अब बोलने वाला हूं। पहली चीज,
जीएसटी कायदा ये बोलता है जिसका टर्नओवर 20 लाख, 20 लक्ष 20 लक्ष के पास या उसके ऊपर है, 20 लाख या 20 लाख से ऊपर है, उसको ही जीएसटी नंबर निकालना है। नंबर 1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग कंपनी, व्यक्ति यानी कंपनी, जिसका टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से ऊपर होने वाला है साल का, साल यानी क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर। हमने स्टार्ट किया था तभी हमने समझा था फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी आप रविंद्र सर की जो कंपनी बनी हुई है वो दिसंबर महीने बनी है, दिसंबर महीने से तो मार्च महीने तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने में 20 लाख का कंपनी टर्नओवर करने वाली है क्या? नहीं करने वाली। तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं थी। एक नंबर। कोई मान के चलते टेंडर बिडिंग करने वाले हैं, या फिर हम कोई ग्रांट हमको मिलने वाली है जिसके अंदर जीएसटी नंबर कंपलसरी है, वैसा हमारे पास में कुछ है क्या? नहीं। मैंने जब 20 लाख या 20 लाख से ऊपर जब जाती है तब आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, लेकिन अगर नीचे है तो ऑप्शनल है। जैसे रविंद्र सर बोलेंगे सर मेरा तो 20 लाख का हुआ नहीं, फिर मेरे को जीएसटी नंबर कैसे निकल गया मेरा? सर नीचे, अगर 20 लाख से नीचे है, जीरो है, जीरो है, तो भी आपको जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, आप निकाल सकते हो। लेकिन कंपलसरी कब है? 20 लाख से ऊपर। तो मैं आप सबको ये बोलता हूं, आप कंपनी कब फॉर्म हुई वो डेट, वहां से लेके तो मार्च तक, हाँ, अगले साल में मत जाना। मेरी कंपनी तो मेरे बाद में भी चलने वाली है, वो छोड़ दो। मार्च तक मेरा टर्नओवर 20 लाख तक जाने वाला है क्या, ये देखो। नहीं जाने वाला, मत निकालो। निकालने से फायदा क्या, नुकसान क्या? क्योंकि हम ह्यूमन टेंडेंसी है, तो रविंद्र सर अच्छे से समझा सकते हैं। निकालने का रजिस्ट्रेशन फीस हमने लिया होगा, मेरी भाई ने लिया होगा या मेरी बहन ने लिया होगा, प्रोफेशनल ब्रदर एंड सिस्टर। महीने का रिटर्न का झंझट नील का भरना है, या फिर सेल्स परचेस है उसके लिए कॉल आता होगा, या ये डेटा देते होंगे। तो जीएसटी नंबर आपको कंपलसरी नहीं है निकालना, पहला चीज। दूसरा चीज, बहुत सारी ऐसी कमोडिटी है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर गुड्स में हो, आप एग्रीकल्चर गुड्स में हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर एग्री कमोडिटी के वजह से उसके ऊपर जीएसटी कायदा लागू ही नहीं होता। मान के चलते हैं कि यहां पे, क्योंकि मेरी पहचान हो गई अभी आपके रामेटी के प्रिंसिपल साहब से, तो हमने वहां से उनके साथ में डीलिंग किया, दीपक जवर ने, उनके कंपनी और मेरी कंपनी के बीच में, कि सर आपसे हम ज्वारी खरीदेंगे। उधर अच्छी ज्वारी होती है, उधर अच्छा गुड़ होता है, मीठा गन्ना होता है, आम होते हैं, आम का सीजन शुरू होने वाला है। हम आम बेचेंगे, ज्वारी बेचेंगे। और उनके साथ में हमने काम किया, और पहले साल में हमने 50 लाख का काम किया, 50 लैक्स। तो इनको जीएसटी नंबर निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? सर सब निकालना पड़ेगा। हाँ सर, थँक यू। आप जगे है, मुझे लगा दुपारची झोपमध्ये सर्व गेले का? निकाल हाँ, निकालना पड़ेगा। यस। जो मैंने पहला जो पार्ट बताया उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। अब दूसरे पार्ट पे आता हूं, थोड़ा सा सर सीए हूं, सीधा कैसे बात करूंगा। ज्वारी, आम, फल, फूल, सब्जी, ये जीएसटी कायदे में एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट यानी कि जीएसटी लगता ही नहीं है। तो प्रिंसिपल रामेटी सर को जीएसटी नंबर निकालना कंपलसरी नहीं है, ये नंबर नहीं निकालेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, मैं इनका कंसल्टेंट हूं, मैं इनको निकालने दूंगा नहीं। मुझे 2000 रुपया मिलता है एक नंबर निकालने के ऊपर, 1000 रुपया, 2000 रुपया मिलता है। मुझे ऐसे पैसे चाहिए नहीं, हम ऐसे पैसे लेते नहीं और गलत कंसल्टेशन करते नहीं। तो इनको 50 लाख का टर्नओवर, मुद्दे की बात, 50 लाख का भी अगर टर्न अगर हो गया है, फिर भी इनको नंबर निकालना कंपलसरी इसलिए नहीं है। ज्वारी, आम, मैंने वही एग्जांपल दिए जो एग्जम्प्ट है। आम अभी आपके तरफ आने वाले हैं, एग्जम्प्ट होने की वजह से
50 लाख का भी हम दोनों ने अगर काम कर लिया, लीगल काम कर लिया, बैंक में एंट्री ले ली, फिर भी हमको जीएसटी लगेगा नहीं, हमको नंबर निकालना नहीं है। ओके सर, जीएसटी का लेक्चर नहीं है हमारा, कंपनी कायदे के ऊपर लेक्चर है, 3 पेजेस और मेरे बाकी है, 15 मिनट मेरे पास में है। तो हम जीएसटी का कंप्लीट हो गया। जीएसटी के ऊपर किसी को क्वेश्चन होगा तो पूछ सकता है। सर आप पूछेंगे नहीं तो कोई क्वेश्चंस होंगे प्लीज पूछिए, मैं उसके ऊपर आता हूं। अगर किसी को मशीनरी वगैरह कोई लेना है, यस सर। not in the terms of not in terms of not purchasing or selling of agri products, but if anybody have to purchase or sell machinery for installation of the processing. यस तो सर, लगे मैं इसके दो आंसर करता हूं। एक मान के चलती है कि सिर्फ मशीन, अभी मान के चलते हैं हमारा आम का ही काम है, सर का और मेरा आम का ही काम है। अभी आम लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा सेल नहीं होने वाला है, तो अभी हमने दोनों ने एक बिजनेस किया, सर हम आम का पल्प निकालेंगे और पल्प जमा करके उसको डीप फ्रीज करेंगे और बाद में हम इसको बेचेंगे। तो वो पल्प निकालने के लिए हमको मशीन खरीदनी है। वो मशीन आती है 2 लाख रुपए की, मान के चलते 20 लाख रुपए की। अब मैं जो बेच रहा हूं आगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला, ये मुझे मालूम है। तो ये मशीन खरीदने के लिए भी मैं जीएसटी नहीं निकालूंगा। जीएसटी ये बहुत अच्छा प्लानिंग का जरिया है, प्लानिंग। मैं जीएसटी चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, जीएसटी इवेजन की बात नहीं कर रहा हूं। आगे जो मेरा मटेरियल बेचने वाला है, इसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है, तो मैं ये मशीन के लिए भी जीएसटी नंबर नहीं निकालूंगा। अगर वो जो मशीन वाला है वो बोलता है कि सर जीएसटी नंबर दीजिए, तो आपका सीए एक लेटर लिख देगा कि ये कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, या ये कंपनी जो है वो एग्री प्रोड्यूस में डील करती है, जो सब कुछ एग्जम्प्ट है, इनको जीएसटी नंबर निकालना अनिवार्य नहीं है। वो लेटर भी आप दे सकते हो। मैं जीएसटी नंबर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो चीज अनिवार्य नहीं है, जो चीज कंपलसरी नहीं है, वो चीज मैं क्यों निकलवाऊं आपसे? मैं इसके ऊपर हूं, मैं इसके ऊपर हूं। तो आपको पहले जज करना है। जैसे अगर मान के दूसरा एग्जांपल लेता हूं, हमको तेल का काम करना है, हम सोयाबीन या जो भी आपके तरफ होगा या मेरे तरफ सोयाबीन है, तो हम सोयाबीन है, मूंगफली है, तो मैं यहां से मूंगफली का तेल निकाल रहा हूं और आपको बेच रहा हूं। मेरा टर्नओवर 20 लाख का नहीं है, लेकिन भविष्य में तेल के ऊपर जीएसटी लगता है, तेल के ऊपर जीएसटी लगता है। तो भविष्य में मेरा टर्नओवर अगर बढ़ गया तो मेरे पास में मुझे जीएसटी लगेगा। तो ये जो मैं मशीन खरीदूंगा, तेल घाना खरीदूंगा या जो भी मशीन खरीदूंगा, ये खरीदने पे अगर मैं जीएसटी का नंबर देता हूं, तो इसके ऊपर मुझे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जो मेरे लिए फायदे का है। हम अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा हमारा इसके ऊपर समय जाने वाला है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मैं छेड़ देता हूं तो हम उसके ऊपर बात नहीं करते, वो अपने सीए से आप समझ सकते हैं। नहीं है तो मैंने सबसे पहले मेरा मोबाइल नंबर दिया है, आप मेरे को व्यक्तिगत कॉल करके समझ सकते हैं, और उसको भी मैं समझाऊंगा। आश्वस्त रहिए, कोई चार्जिंग हम करने वाले नहीं है, हम वैसे ही कंसल्ट करेंगे जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जीएसटी में एक चीज देख लीजिए कि आपका जो आउटपुट है, वो अगर आगे भविष्य में चलकर अगर उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, तो आप मशीन भी जो परचेस करनी है वो जीएसटी नंबर के साथ में परचेस करें, ताकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट हो सके। ठीक है साहब? जीएसटी के ऊपर और कोई क्वेश्चन? मैं अभी भी उसका आंसर करूंगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं समझाने में कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ क्वेश्चन फटाफट पूछिए। पुन्हा शंका असली तरी आपण शेवटी घेऊ. ओके सर, चलेगा, फाइन। अब आ जाता हूं मैं पहले जीएसटी के बाद में तुरंत इनकम टैक्स के ऊपर। ये इनकम, अभी हमने जीएसटी लिया, तो दूसरा हम ले लेते हैं इनकम टैक्स। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को इनकम टैक्स कितना लगेगा? कोई बता सकेगा? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को कितना इनकम टैक्स लगेगा? सर आपकी कंपनी बनी हुई है, आपके सीए साहब ने आपकी कंपनी बनाई है,
तो आप मुझे बता सकते हो कितना इनकम टैक्स लगेगा? आप जो फीस पे करते हो कोई भी कंसल्टेंट को, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, या कोई भी हो, एक चीज आप सभी फार्मर्स जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, आप जो फीस देते हो वो काला, आप ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए या कंपनी फॉर्मेशन का, आपने बोलते कंसल्टेंसी चार्जेस। कंसल्टेंसी यानी कि आपको जो नहीं समझ रहा वो सामने वाला व्यक्ति आपको समझा कर देगा, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, कोई भी हो। तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए, उनसे भी पूछिए, हमसे भी पूछिए। और जो चीज नहीं आती वो चीज नहीं आती। अगर आप अपने तरफ से मान के चले सोयाबीन तुअर चना लगाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि सोयाबीन तुअर चना कब लगाना है, मैं पूछता हूँ लोगों से कि सर सोयाबीन का यील्ड नहीं निकल रहा तो क्या डालना चाहिए, चना कब लगाना चाहिए, मुझे नहीं आता, आपको वो बहुत अच्छे से चीज आती है। तो वो क्वेश्चन पूछने, ऐसा कोई किसी का मन में आएगा क्या, अरे भाई सीए है, 15 साल की प्रैक्टिस है, सोयाबीन कैसे लगाना इसको मालूम नहीं? नहीं पूछेगा ना, मुझे नहीं मालूम। तो कोई चीज पूछने से मैं छोटा नहीं होने वाला। उसी तरह से अगर आप कोई चीज पूछते हो तो इसमें ये कहीं मत सोचिएगा कि ये मैं कैसे पूछूं, मैं इसमें छोटा लगूंगा। कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये छोटा बड़ा अगर ये समझते रहेंगे ना तो हम शायद बिजनेस में पीछे रह जाएंगे। कंपनी को इनकम टैक्स हमारा मेन मुद्दा, हम उसके ऊपर आते हैं। कंपनी को टैक्स 22% से लगता है। मैं कंपनी को बोल रहा हूं, फार्मर प्रोड्यूसर को नहीं, शब्द याद रखिएगा। कंपनी को जो टैक्स है वो 22% से 22% से लगता है। किस पे लगता है? आपका नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट क्या रहता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो भी रहेगी वो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। तो आपका 22% से आपको टैक्स लगता है। लेकिन कंपनी कायदे में सेक्शन है 115, पहली बार ही बोल रहा हूँ और आखिरी सेशन बोल रहा हूं, मैं इसके ऊपर सेक्शन यूज नहीं करता हूं। वो भी इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये चीज मालूम नहीं है। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बहुत सारे सीए को भी ये चीज मालूम नहीं है। इसके अंदर आपको कंपनी के अंदर सेक्शन एटीपी के अंदर, एटीपी सेक्शन 80 पी फॉर पैरेट, पी फॉर पुणे के अंदर आपको इनकम टैक्स 5 साल तक माफ है, 5 इयर्स तक। 1 साल ऑलरेडी, 1 साल और ये शायद ये दूसरा साल भी ऑलरेडी हो चुका है, तो अगले 3 साल तक आपको इनकम टैक्स नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 80 पी के अंदर आपको अगले 5 साल तक, वो जब सेक्शन आया था तब बोला था 5 साल तक, अभी 1 साल हो गया है, ये दूसरा साल हो गया, तो अगले 3 साल तक आपको इनकम टैक्स नहीं है। ये हो गया पार्शल ट्रूथ, आधी सच्चाई। पूरी सच्चाई, आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक सेक्शन दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं MAT, एम मुंबई औरंगाबाद ठाणे, MAT मैट। इसके अंदर आपको इनकम टैक्स लग सकता है, डिपेंडिंग आपका सीए, आपका सीए आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाता है। आपका सीए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नानी, आपका सीए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जाओ पहले, घरात असला म्हणजे सर्वच आहे। किस तरह से बनाता है? आप जब भी फाइनल बैलेंस शीट जब भी बनेगी, उसके पहले ड्राफ्ट कॉपी लेकर उसको समझ लीजिए और अपने सीए को बोलिए उसका इनकम टैक्स का रिटर्न का कॉपी भी साथ में बनाए। ऑडिट अलग, इनकम टैक्स अलग, आप तकलीफ में आ सकते हो। आप इनकम टैक्स रिटर्न अलग और आपका ऑडिट अलग, अगर आप अलग अलग करते हो तो आप तकलीफ में आ सकते हो सकता है आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ जाए। हमारे साथ में भी एक किस्सा हुआ है, इसलिए आपको ये बता दूं, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो आप जब भी ऑडिट करवाओ तो इनकम टैक्स का रिटर्न कंपलसरी बनवा लीजिए, या जिसको ये समझ होगी कि हमने ऑडिट करवा लिया हो गया, नहीं, ऑडिट करवाने के बाद में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, ऑडिट करने के बाद में आपको आरओसी में भी भरना है। तो आपको 2 जगह पे आपको कॉपी चाहिए। तो ऑडिट और इनकम टैक्स का रिटर्न ड्राफ्ट कॉपी पहले लेना, फाइनल कॉपी मत लेना पहले कभी भी। फाइनल कॉपी ले ली तो सीए कुछ नहीं कर सकता, अपने हाथ बंध गए, वो बोल देगा हो गया मेरा काम खत्म। तो ड्राफ्ट कॉपी लीजिए,
फिर अगर उसके अंदर कोई तरीका है, वो आपके और आपके सीए के बीच में है, कोई तरीका है, तो आप अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, नहीं तो जो टैक्स आया आपको वो टैक्स भरना है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है 2 लाख की इनकम के ऊपर 20-25 हजार रुपए का टैक्स आया है। तो आप जो भी नोट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, कोई सोच रहा होगा कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में हम रिकॉर्ड देख लेंगे, आज अभी अपन पूरी चीज नहीं समझ रहे तो बाद में कोई रिकॉर्डिंग देखने वाला नहीं है। आप उस भूलभुलैया में रहिए मत। आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न और ऑडिट की कॉपी साथ में ही लीजिए, अलग अलग मत लीजिए। कितने जनों ने यहाँ पे ऑडिट करवाया और इनकम टैक्स का रिटर्न कॉपी भरवाया है? ईमानदारी से हम सभी एक ही जगह पे हैं अभी। इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी कितने लोगों ने फाइल की है? पर्सनल करते हैं, पर्सनल लेवल करते हैं। नहीं, मैं कंपनी की, मैं सर पर्सनल तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं पर्सनल किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं। कंपनी का ऑडिट हुआ, कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न, कंपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का इनकम टैक्स का रिटर्न। पर्सनल पे आएंगे तो सर हमको पूरा दिन लग जाएगा, हम उतना कंप्लीट ही नहीं कर सकेंगे। बहुत सारी गलती करते हैं हम बहुत सारी गलती करते हैं। हम जिसको बोलते हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम कायदे को ग्रांटेड लेते हैं तो होती है चीजें। जी राव सर। कितने लोगों ने ऑडिट करवा लिया है इतना बता दीजिए। अरे सर संवाद कीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं ताकि हमारा ये सेशन बराबर टाइमली कंप्लीट हो। तो हमारे पास में 15 मिनट जो है स्पेयर क्वेश्चन आंसरिंग के लिए हम रख सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके की ग्रांट सब्सिडीज मिलती है, क्योंकि रामेटी से हमारे साथ में सर है तो वो प्रिंसिपल है, उन सभी इतने लोगों के साथ में डिस्कशन और बाकी सब होता है। तो स्मार्ट की है, हमारे इधर नानाजी देशमुख की है, SAFC, SAFC किसी ने सुना है? SAFC भी बहुत सारी ग्रांट देता है, जिसके अंदर सबसे प्रमुख मेन ग्रांट है इक्विटी ग्रांट। इक्विटी ग्रांट के बारे में किसी को मालूम है? सर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं ना खाने के बाद में डिजर्ट्स लेना, खाने के बाद में मीठा खाना। वो मीठे की कॉपी अभी बता रहा हूं। अभी तक तो हमने खर्चे की और बाकी सब पेनल्टी की बात की, अभी पैसा कमाने की 2 मिनट बात कर लेते हैं। पैसा कमाने की नहीं, फ्री में कमाने की। SAFC की ग्रांट के बारे में किसी ने बात की है किसी इसके पहले, ये आपने वो चीजें समझी है? हो जाए सर, परसों कल है उसका लेक्चर कल। ओके सर, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर अब बात नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है फिर मुझे अगर ज्वाइन करवाना है तो मैं 2 दिन बाद में फिर से इसको ज्वाइन कर लूंगा। SAFC की एक इक्विटी ग्रांट मिलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वो कल के लेक्चर में आप सुनिएगा। उससे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दूं। मान के चलते हैं कि दीपक झंवर एक शेयर होल्डर है आपके कंपनी में, आपके कंपनी में दीपक झंवर एक शेयर होल्डर है, 1000 रुपए का शेयर दीपक झंवर ने खरीदा है। SAFC आपको ग्रांट देती है 1000 रुपए के लिए 1000 रुपया। पैसा बैंक में आता है, पैसा बैंक में आता है। आपको यह करना है, दीपक झंवर का जो 1000 रुपए का शेयर है, वो मैचिंग ग्रांट भी बोलते हैं इसको, मैचिंग रहने 1000 रुपए के लिए 1000 रुपए। तो दीपक झंवर को 1000 रुपए के बदले 1000 रुपए और मिला, तो दीपक झंवर के पास में 2000 रुपए के शेयर हो गए, यानी आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया और इधर बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गई। बैलेंस शीट हमेशा टैली रहती है ना, तो इसीलिए मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसलिए बता रहा हूं। बहुत सी बार कुछ गलतियां हमारे जैसे सीए भी कर लेते हैं, क्योंकि पहली पहली बार वो आती है, टर्मिनोलॉजी सही नहीं रहती है। वो गलती का जो भुर्दंड रहता है वो आप लोगों के ऊपर और हम जैसे लोगों के ऊपर आता है। हमारा प्रोफेशन का थोड़ा सा नाम इसमें डॅमेज होता है। हुक नसो पण शिदोरी असो, याच्यासाठी मी हे सांगितलं तुम्हाला इक्विटी ग्रांटची ट्रीटमेंट। अब दूसरे तरीके की जो भी आपको ग्रांट मिलती है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिलेगी, बिल्डिंग के लिए मिलेगी, या मिलेगी कि सर आप ट्रेनिंग सेशन ले लीजिए आपके शेतकरियों का, मेड़ावा ले लीजिए, तो इस तरह की अलग अलग ग्रांट मिलती है। ये तरीके की जो अलग अलग ग्रांट है, इसके 2 हिस्से में करता हूं। एक है फिक्स एक्सपेंडिचर। फिक्स एक्सपेंडिचर यानी प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग,
ये बनाने के लिए आपको मिलती है कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट किस किस चीज के? जो फिक्स है। ट्रेनिंग सेशन ये वेरिएबल है, ये अभी लिया, इसका अगले साल कोई उपयोग होगा नहीं होगा अलग है। लेकिन अगर मैंने मान के चलते कि प्लांट बना दिया, इसका उपयोग आगे भी होने वाला है, इसको बोलते हैं हम कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर की अगर ग्रांट मिलती है, जैसे 10 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी, स्मार्ट वालों ने बोला कि हम 60% की आपको ग्रांट देंगे, 6 लाख रुपए की उनको ग्रांट आई, तो आपकी जो वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की बैलेंस शीट के अंदर, वो 10 लाख माइनस 6 लाख इक्वल टू 4 लाख दिखेगा। और आपको डेप्रिसिएशन यानी कि घसारा 4 लाख रुपए के ऊपर ही लेना है। ठीक है सर? कोई इसके ऊपर डाउट मत रखिएगा। मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की। दूसरा बचा अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि कुछ ग्रांट मिलती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। मान के चलते हैं कि आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो सीए की फीस मिलती है, कंसल्टेशन फीस मिलती है, ट्रेनिंग सेशन के लिए मिलता है। आप पर राज्य पर प्रांतीय अगर मान के चलो अभ्यास दौरे करते हैं उसके लिए ग्रांट मिलती है। ये सब ऑपरेशनल है, ये आपके डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट यानी कि आपकी इनकम करके ट्रीट होगी। यहीं पे आपको मैट, जो मैंने इनकम टैक्स की बात कर रहा था, यहां पे आपको इनकम टैक्स लग सकता है। इसीलिए इनकम टैक्स से अगर बचना है या प्रॉपर उसको प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो इक्विटी ग्रांट, सॉरी 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 रेवेन्यू जो ग्रांट है, इसको आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट आपको देनी है। अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी, तो आपको इसके ऊपर इनकम टैक्स भी लग सकता है ग्रांट के ऊपर। तो हमने देखा एसएफसी की ग्रांट यानी ये कैपिटल नेचर की जो ग्रांट थी उसके ऊपर हमने बात की। कैपिटल बाद में हमने प्लांट मशीनरी या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग, जो भी फिक्स एसेट है उसके लिए अगर ग्रांट आती है तो हमने उसके ऊपर बात की। और उसके बाद में हमने जो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है अगर वो मिलती है तो उसके ऊपर बात की। अलग अलग तरीके से हमने ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा इसके ऊपर बात की। ये था ये पूरा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, सर आप ऑडिट के लिए डेटा लाइए, वाउचर लाइए, हम ऑडिट करेंगे और आपको ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे, आपको ऑडिट रिपोर्ट देंगे, आपसे फीस लेंगे। सिंपल में सीए का काम इतना ही है। सिंपल में सीए का काम इतना ही है। आप पूछेंगे नहीं, सीए बताएगा नहीं। उसका स्वभाव है क्या? हो सकता है, मेरा नहीं है। तो इतना था मेरे तरफ से। 1 मिनट का हमने मुनाफा फिर से किया, 1 मिनट बाकी है। तो अभी मैं क्वेश्चंस आंसर्स के लिए अगर सर की परमिशन है तो ओपन करता हूं। मेरे तरफ से इनकम टैक्स, जीएसटी, ग्रांट, ऑडिट, वाउचर, बैंक स्टेटमेंट, प्राइमरी एक्सपेंसेस, जीएसटी नंबर निकालना नहीं निकालना, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर आपको कोई भी तरीके का अगर क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अगले 15 मिनट हमारे पास में है विद द परमिशन ऑफ चेयर, विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सर। सर फारच छान झालं. बऱ्याच वेळा सपोर्टमेंट असतो, कारण एक तर कंपनी डायरेक्ट शेतकऱ्यास पॅकेजिंग आहे ना ते वेगळ्याच बॉक्समध्ये झालेलं असतं. आणि दुसरी गोष्ट ही ठराविक जी पर्सेंटेज आहे, आता ऍक्च्युली तुमच्याकडे बघितलं कौतुक वाटतं की सीए किंवा बिल्डर किंवा पोलीस किंवा महसूल असं ठराविक गोष्टींमध्ये थोडंसं प्लास्टिक सारखं वाटतं, अंतर राहिल्याचं वाटतं. पण आपण अत्यंत ग्राउंड लेवल अगदी शिक्षकी वेशामध्ये जाऊन लोकांना मार्गदर्शन केलं. धन्यवाद. थँक्यू सर. सर्वांना विनंती आहे की काय आपल्याला शंका असतील. काही लोक आता कंपनी फॉर्मेशन किंवा गाव लेवलला कंपनी फॉर्मेशनचा विचार करतात, काही ऑलरेडी केले असतील. पण ह्या शंका वारंवार येणार आहेत आणि अशा वारंवार शंका येणार शंकाला तेवढंच मनमिळावूपणे उत्तर देणारं व्यक्तिमत्व आपण तर आपल्याला उपलब्ध आहे. तर आपण शंका असतील तर निश्चितपणे त्याचा लाभ देत आहे. तर फक्त मगाचा शेवटचा जो विषय होता ना, ग्रँट्स आणि कॅपिटल ग्रँट्स आणि त्या सेवन इन्कम टॅक्स रिलेशन कसं म्हणतात सांगा माझ्या. ग्रांट का इनकम टैक्स का रिलेशन, सर जो सेक्शन 80P मैंने आपको जो बताया है वो आपको एग्रीकल्चर की अगर डायरेक्ट इनकम है, मान के चलते हैं कि आपका गुड़ का काम है और आपका गुड़ ही आप बेच रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इनकम हो गई।
तो सेक्शन 80 बोलता है कि आपके डायरेक्ट इनकम को छूट मिलेगी। अब ग्रांट जो है वो इनडायरेक्ट इनकम है लेकिन वो इनडायरेक्ट है, आपके गुण के काम की वजह से आपको नहीं मिली है, अभ्यास दौरे या बाकी चीजों के लिए मिली है। अगर वो इनडायरेक्ट इनकम में अगर कंसिडर करिए तो उधर से आपको एमएटी जो मैंने बोला वो मैट एट्रैक्ट हो जाएगा और आपको वहां पे उसके ऊपर इनकम टैक्स लग सकता है बोला मैंने, लगेगा नहीं। उसको अगर प्रॉपरली अगर प्लान करता है जो भी आपका सीए है तो वो उसके अंदर से इनकम टैक्स बचा सकता है। मतलब जो मैनेज करना है, मतलब जो खर्चा होगा समझा मैनेज नहीं, हम है। कोई चीज मैनेज करने के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट सही देना है उसको। अच्छा अच्छा, मेरा मतलब ऐसा है, ट्रीटमेंट 1 लाख रुपए आ गया और 80,000 रुपीज एक्सपेंड स्पेंड हो गई तो 20,000 पे टैक्स बैठेगा वगैरह, ऐसा कोई होता है? नहीं। देखिए टैक्स ऐसा है सर, जो आपकी जैसे आप सैलरीड पर्सन हो, मैं बिजनेस पर्सन हूं, जो हमारी इनकम होंगी उसके ऊपर टैक्स लगता है, जो हमारी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। उसी तरह से ग्रांट जो है वो कंपनी की इनकम करके ट्रीट अगर किसी ने कर लिया, ग्रांट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मिलती है, वो ऑब्जेक्ट के लिए ट्रीट नहीं किया और उसको इनकम कर लिया। ये मेरे पास में 5-6 जो दत्तक कंपनी आई है ना नांदेड़ से, मेरे पास में कुछ कंपनी नांदेड़ से दत्तक में आई हुई है, उनके अंदर ट्रीटमेंट गलत होने की वजह से उनको टैक्स लग गया, हमने टैक्स भर दिया, लेकिन आगे उसकी ट्रीटमेंट वो पर्पस के लिए यूज हो रही है। हमने अगर ये सर्टिफिकेट कर दिया या उसको, जैसे अभ्यास दौरे के लिए आपको ग्रांट देते हैं, अभ्यास दौरा आपने ले लिया, ग्रांट खत्म हो गई, तो उसका ट्रीटमेंट अगर इनप्रॉपर कर लिया तो इनकम टैक्स लग सकता है, मैं ये बात कर रहा हूं। और जो कैपिटल ग्रांट में 30% बता देगा। नहीं, अगर आपको कोई कैपिटल ग्रांट अगर मिलती है, कोई भी कैपिटल ग्रांट, जैसे मशीन के लिए मिला, ये मशीन आपने लगाई, इसके लिए 2 लाख रुपए मिला, तो इसकी अगर ये 10 लाख की मशीन है, 10 लाख की मशीन है और आपको 2 लाख रुपए ग्रांट मिली, तो अब इसकी वैल्यू 8 लाख रुपए बची, तो 8 लाख के ऊपर अपने को घसारा डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ना कि 10 लाख के ऊपर। यस। हाँ, ये ट्रीटमेंट है उसकी, अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग लोग ले सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हमने एफपीसी के लिए बना के रखी है। सर व्हाट इज सेक्शन 115? सर जो अपने को जो ये सेक्शन 115 इज रिप्लेक्स विद एटीपी, आप वो 115 कट करके एटीपी कर दीजिए। ओके, हाँ। एंड व्हाट इज एसएएफसी? सर ये अपना इसका लॉन्ग फॉर्म तो स्मॉल फार्मर बिजनेस एसोसिएशन ऐसा है, ये एक शॉर्ट में बोल दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है जो ग्रांट और बाकी का काम करती है। और कल इसका बहुत अच्छा लेक्चर आपके लिए प्रिंसिपल रामिटी सर ने रखा हुआ है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसके डिटेल लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो मैं हुई फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देते जाइए सर। हाँ, सबसे पहले मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ही डाल दिया चैट बॉक्स में। ठीक है। ओके, थैंक यू जी सर, बहुत कंपनी शुरू हो रही है, तो मेरा एक आपके पास एक, सर आपका वॉइस ऑडिबल नहीं हो रहा है। हेलो सर। हाँ अब आ रहा है। बहुत सी कंपनियां फॉर्म हो रही है, लेकिन मेरा एक आपसे सुझाव ये चाहिए था कि क्या कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है, जैसे कि आपने जीएसटी वगैरह को बताया उसके बारे में, तो और कोई ऐसी चीजें हैं कि जो जिसके कारण उसका एक्सपेंडिचर, बिगिनिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो सके? कौन सा एक्सपेंडिचर कम हो सकता है सर, बोला आपने? जो भी कंपनी फॉर्मेशन में जो है ना, कंपनी फॉर्मेशन या हाँ। बिगिनिंग में, एट बिगिनिंग जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर Yes, हो sir. रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं है Yes, sir. शायद 5-10 करना है या 5 करना है या 2 करना है, तो ऐसे कुछ टिप्स है कि जहाँ पे हम थोड़ा सा खर्चा कम कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन में कुछ ऐसा? सर इसके अंदर हमने एक नांदेड़ के साथ में, यानी अभी मैं पर्सनली और व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनली नहीं। नांदेड़ में हमारे पास में कुछ कंपनी फॉर्मेशन के लिए आए थे, हमने जैसे हम एक XYZ फीस, अभी कोल्हापुर में क्या फीस का ट्रेंड चल रहा है मुझे नहीं मालूम, मुझे कोल्हापुर का फीस का ट्रेंड नहीं मालूम। हमने उनके साथ में बल्क डील की। देखिए हम भी प्रोफेशनल्स हैं, हम यहाँ पे जो सब बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, सबका एक मोटिव रहता है कि थोड़ा सा पैसा हम कमाएं। पैसा कमाना ये गलत मोटिव नहीं है, स्वार्थ गलत नहीं है। तो हमने उनके साथ में बल्क डील की और पर कंपनी पे ऊपर हमने करीब 10,000 रुपीज को हमने कम किया, पर कंपनी 10,000 रुपीज कम हुए। प्रोवाइडेड यही था कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एक साथ में आएंगे और वन टाइम सब जन पैसा दे देंगे। हमने उनके साथ में
25 कंपनी का एग्रीमेंट किया, जिसमें से 22 कंपनी हमने डिलीवर कर दी है अमरावती में बैठ के। डॉक्यूमेंट यहीं से, फॉर्मेशन यहीं से, ऑडिट यहीं से। अभी ये सर कोरोना ने बहुत अच्छा सिखा दिया ना सभी को, ऑनलाइन और सब कुछ हो सकता है, फोन कॉल के जरिए सब चीज हो सकती है। हम सिर्फ how many हमारी charge- सोच रोकती है, बाकी सब चीज हो सकती है। कंपनी फॉर्मेशन के लिए हाउ मेनी चार्ज? सर पहले तो मुझे कोल्हापुर का रेट आउट नहीं मालूम है कि अरे, कोल्हापुर में क्या चल रहा है। हो ना, कोल्हापुर छोड़ दो, अमरावती क्या आप क्या ले सकते हो? सर हम 1 लाख की 1 लाख का ऑथराइज कैपिटल की जो कंपनी है वो 25,000 में विथ इंक्लूडिंग डीएससी, DSC, हाँ 25 to 30,000 ये दोनों बीच में आता है। उसका क्यों फर्क आता है वही बता दूंगा। डिजिटल सिग्नेचर इसके अंदर इंक्लूडेड 10 लोगों के, कंपनी का आरओसी का फीस का पूरा खर्चा, कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का टैन कार्ड, कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन की फीस लगती है, ये सारी जो एक्सपेंडिचर है वो 30,000 के अंदर हम बिड करते हैं, 25 to 30,000। ओके। सर अच्छा रहेगा कि पहले 5 डायरेक्टर चाहिए, अच्छा क्या तो अच्छा रहेगा कि सर? सर कंपनी में कभी भी डायरेक्टर जो मिनिमम है उतना ही रखना चाहिए। कंपलसरी 5 डायरेक्टर है, 5 ही रखिए। रीजन भी ये है कि कंपनी के डायरेक्टर को हर साल कंपनी के डीन केवाईसी करनी पड़ती है, डीन केवाईसी करनी पड़ती है। एक डीन केवाईसी का हम 500 रुपए का फीस लेते हैं, तो 2,500 रुपए तो वैसे ही लग रहे हैं। अगर और मान के चलते 10 डायरेक्टर है तो 5,000 रुपए लग जाएंगे। 5,000 रुपए ये प्लस 2 साल में वो डीएससी एक्सपायर हो जाती है। एक डायरेक्टर की जो डीएससी है वो 2 साल में एक बार 2 साल में एक्सपायर हो जाती है। मान के चलते 1,000 रुपए की डीएससी है, मान के चलते 1,000 रुपए की डीएससी है तो 500 रुपए एक साल का, तो 500 रुपए फीस प्लस 500 रुपए की डीएससी, 1,000 रुपए एक डायरेक्टर को जबरदस्ती का खर्चा लाता है बस। तो अनवांटेड डायरेक्टर मत बनाइए, 5 बोला है 5 बनाइए। जब तक कंपलसरी नहीं है डायरेक्टर ज्यादा बढ़ाइए ही मत, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन सर? ओके, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मैं आज्ञा चाहूंगा आपसे। थोडा शंका नाही ना, आणि अत्यंत नेमकेपणानं आणि बारीक सारीक सर्व गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. मला ऍक्च्युली पी एस साहेब येणार आहेत आणि माहिती देणार आहेत, म्हणजे त्याची व्याप्ती काय मला आठवत नव्हतं, पण ज्या पद्धतीनं मान्य दीपक जोड सर यांनी आपल्याला माहिती दिली मला फार अत्यंत आनंद झाला. कारण सर्व लोक जे शेतकरी आणि शेतीविषयी काम करणारे सर्व शेती अधिकारी आहेत किंवा काही कंपनी नवीन स्थापन झालेली कंपनी, अत्यंत ही कंपनी या शब्दाला निमित्त झालेली आहे. आणि अशा पद्धतीनं परत त्या एवढ्या गोष्टीची माहिती घेताना जीएसटी या त्यामुळे बऱ्याच गोष्टीच्या मनामध्ये भीती होती. आपण अत्यंत साधेपणानं आणि परिपूर्ण माहिती, कुठल्याही कायद्याचा म्हणजे हे न करता, कायदे आणि ऍक्टच्या बाबतीत फार मोठा भाऊ न करता अत्यंत साध्यापणानं आपलेपणानं सांगितलं. मला आनंद झाला. शक्य झालं तर अजून एखाद्या स्कीमच्या अनुषंगानं गरज पडली तर आपण पुन्हा एकदा आपण भेटण्याचं योग्य होते. मी सर्व प्रशिक्षणार्थींच्या वतीनं आणि राजनीतीच्या वतीने माननीय दीपक जोड सर, संधी कपाल अमरावती यांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्यांनी बहुमोल असा व्यस्त कार्यक्रम दिला. थँक्यू सर, आभार. थँक्यू सर, थँक्यू सर.